आज भी सेक्स बहुत बड़ा टैबू है। लोग खुल के बात नहीं करना चाहते हैं। अगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो 10 बार उनको सोचना पड़ता है। जो सेक्स एजुकेशन है जी XSEX, अगर आप कहीं भी देखते हैं पढ़ते हैं तो उसमें ई में स्टार लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर है हर इंसान के मन में। छोटे बच्चे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, Yes. एक चीज जो सबसे ज्यादा जल्दी बच्चे शुरू कर देते हैं, दैट इज मास्टरबेशन। तो क्या ये मास्टरबेशन सेफ है? पास हिस्ट्री में पहली चीज पूछी जाती है कि तुम्हें मालूम कैसे चला कि मास्टरबेशन होता क्या है। बोलता कुछ नहीं, मेरे दोस्त ने बोला था मजा आएगा। वो मजा 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 आज बच्चा मुझे बोलता है जब तक मैं रात को मास्टरबेट नहीं करता मुझे नींद नहीं आती। क्या बात कर रहे हैं? ये रियल है, ट्रूथ। असली में मास्टरबेशन हेल्दी होता है या नहीं होता है? सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही चल रहा है, यही फाइट चल रही है इंटरनेट पे भी। Yes. कुछ बोलते हैं होता है, कुछ बोलते हैं नहीं होता है, तो बहुत कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर। इसीलिए मास्टरबेशन हेल्दी नहीं है। लड़कियों में मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई कंपैरेटिवली लड़कों की। मैंने बहुत सारी सब्जियों को मैंने यूज करा है, गर्म करके उसको मेरे को फील आया कि हॉट फीलिंग आनी चाहिए। तो सोच के देखिए कहाँ तक जा रही है बच्ची। What is the optimum size of a penis? साइज डजंट मैटर। Foreplay, role play and rounds. इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए 90% लोग बोलते हैं कि मुझे तो इंटरकोर्स करना है, गए और काम खत्म कर लिया। एक मेल और फीमेल में कब तक सेक्स लाइफ एकदम पीक पे रहती है? पहला हनीमून हुआ, दूसरा हनीमून हुआ, तीसरे तक तो खेल ही खत्म हो जाता है। इससे बड़ी बात मैं आपको पॉडकास्ट में बोलना नहीं चाहता था। पहला दोस्त जो होता है वो पिता और माता होती हैं। अगर वो माता पिता उसका दोस्त बन जाए उस बच्चे के, तो वो हर चीज शेयर करेगा। तो ये मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से 2 चीजें बताना चाहूंगा। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट हैं और सेंट्रल इंडिया के फर्स्ट रजिस्टर्ड सेक्सोलॉजिस्ट हैं। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो मेंस सेक्सुअल हेल्थ के बारे में होने वाला है, जहां हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मेंस सेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक और चैनल है TSS क्लिप्स, जहां आप हमारे सारे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स देख सकते हैं और कम समय में भी सारे एपिसोड्स का फायदा ले सकते हैं। आप हमें Spotify पे भी फॉलो कर सकते हैं और इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सर, जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि लड़कियों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लड़कियों के पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से पहले उनकी खुद की माँ है, बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, बट लड़कों के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है आज की तारीख में। और मैं जब स्टडी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि आज भी सेक्स बहुत बड़ा टैबू है। मतलब लोग खुल के बात नहीं करना चाहते हैं। अगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो 10 बार उनको सोचना पड़ता है कि क्या बोल के जाएँगे घर पे, कि हम कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं? क्या डॉक्टर से सीख करके आ रहे हैं? किस बीमारी के लिए जा रहे हैं? तो हम जब इस अ, हम जब इस जगह पे बैठे हुए हैं आज कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ईज़िली अवेलेबल है, तो फिर भी सेक्स इतना बड़ा टैबू क्यों है? बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सेक्स एजुकेशन है जी। XSEX, जी। अगर आप कहीं भी देखते हैं पढ़ते हैं तो उसमें ई में स्टार लगा देते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक डर है हर इंसान के मन में। देखिए अगर एक आम इंसान की बात करें तो फिर तो बात ही अलग है। मैं तो डॉक्टर हूँ, बिल्कुल। तो मेरे पूरी फैमिली में सभी डॉक्टर हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरी बहू है, उनके बच्चे को स्किन पीछे नहीं हो रही थी, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। जी। अब स्किन अगर पीछे नहीं होगी तो वो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। तो इतनी सी चीज के लिए भी वो डॉक्टर को कंसल्ट न करके उन्होंने उसको छुपा के रखा। एक बार मैं देख रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी उसको यूरिन करने में। मैं गया बाथरूम, मैंने बाथरूम में जाके उसको थोड़ा सा बहलाया, फुसलाया, थोड़ा सा उसको प्यार करा और उसको पकड़ के उसकी स्किन को पीछे कर दिया। बहुत रोया, 1 घंटे तक रोता रहा और उसके बाद करीबन 3-4 हफ्ते तक उसको सेम हमने प्रैक्टिस करी। ये देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है, मगर एक इंसान का टैबू है। एक घर पे ही टैबू है तो फिर बाहर क्या होगा? तो मैं तो डॉक्टर था तो मैंने कर दिया। इसको बोलते हैं फिमोसिस, जो आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और इसके वजह से ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। तो ये एक प्रॉब्लम थी, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। और यही प्रॉब्लम आगे जब बच्चा धीरे धीरे प्यूबर्टी के एज में आता है और उसके मन में जो डाउट्स होते हैं वो किससे पूछेगा? अगर आज एक डॉक्टर फैमिली में भी इंसान शर्मा रहा है तो बाहर वालों के लिए तो हम बोल सकते हैं कि ये तो सूरज के सामने दिया दिखाने वाली बात है। बिल्कुल। यस। जब आपने सेक्स की बात करी, आज भी जब बच्चे छोटे होते हैं, मैं बोलता हूँ 4-5 साल 6 साल की, तो गुड टच बैड टच लड़कियों को तब भी थोड़ा सा बता दिया जाता है, पर लड़कों को बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। यस। क्यों लड़कों के साथ गुड टच बैड टच नहीं होता?
देखिए, सबसे पहले मैं ये नहीं बोलूँगा कि ओपन हर चीज़ करनी चाहिए, मगर अगर एक टीवी पे कोई सीन भी चल रहा होगा, तो माँ-बाप उसको बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? क्योंकि एक शाइनेस रहती है। मगर उस बच्चे को इतना तो बताएँ कि कल को अगर उसके साथ कुछ भी अलग होने वाला है, अलग मतलब जब आज लोगों के मन में क्या है, लड़की है वो अनसेफ है, मगर लड़कों के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे पास पेशेंट आता है और वो एक बचपन से उसकी मानसिकता ऐसी बन जाती है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मगर वो बच्चा जब बड़ा होता है वो भूल जाता है, मगर उसके मन में एक डर रहता है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है। वो गलत क्या था? आज उसको शोषण क्या बोलते हैं? शोषण किसको बोलेंगे? उसको साथ जो टच करने की प्रवृत्ति है, उस इंसान किस मानसिकता से टच कर रहा है, वो डिपेंड करता है। वो जो मेल उसको पकड़ के पीछे से रब कर रहा है, वो रबिंग उसको तो लग रहा है कि वो खड़ा होकर उसको रब कर रहा है, मगर वो मास्टरबेट कर रहा है। यानी आप खुद सोच के देखिए, वो अपना पीनस उसके बटक्स पे रब कर रहा है एक बच्चे के, और वो बच्चा क्या सोच रहा है कि ये तो मेरे को प्यार कर रहा है, मगर वो प्यार नहीं है, वो उसका हवस है। बिल्कुल। तो ये बात पहले दिन ही बतानी नहीं चाहिए उस बच्चे को या बच्ची को कि कोई भी इंसान आपको गलत तरीके से टच कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं गलत इंडिकेशन है, और पहली आपको माँ-बाप को आके बताना है, डरना नहीं है। भले ही वो आपको कितना भी डराए। और ऐसे क्राइम पेट्रोल या मैं नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी आप देखते हैं एपिसोड, उसमें कहीं न कहीं ये क्राइम हो रहा है और होता रहेगा। जब तक सेक्स एजुकेशन से हम डरेंगे। सेक्स एजुकेशन को घर में भी वो बोलते हैं कि बच्चों का पहला स्कूल वो घर होता है। बिल्कुल खरा होता और ये बात आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पहला स्कूल, वो स्कूल में ये बातें नहीं हो पाएँगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी नहीं है और इतना ज़्यादा अटेंशन भी नहीं है। मगर पहला अगर स्कूल उसको घर बना दिया, तो ज़िंदगी में वो कभी भी मिसगाइड नहीं हो पाएगा बिल्कुल। बच्चा। मैंने आपको बताया था ना, जैसे ऑफलाइन हम डिस्कस कर रहे थे कि हुँ, एक वो छोटा-सा बच्चा था जिसको ट्रेन में यस, ट्रेन अटेंडर जो था, यस, वो उसके साथ यस। उसके जेनिटल्स को टच करके चीज़ें कर रहा था। बट उसने घर पे नहीं बताई ये घर पे चीज़ें। नहीं बताया, और जब वो एडल्टहुड में आ गया, एडल्ट में आ गया। तब उसने ये चीज़ बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे था साथ ट्रेन में। ऐसा हुआ था क्योंकि उसका माइंडसेट में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ थी, अवचेतन मन में। मगर वो क्यों नहीं बता पाया कि वो डरा हुआ था। इसीलिए अगर माँ-बाप, मैं बोलता हूँ ना, पहला दोस्त जो होता है वो पिता और माता होती हैं। अगर वो माता-पिता उसका दोस्त बन जाए उस बच्चे के, तो वो हर चीज़ शेयर करेगा। तो ये मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि पहले तो टैबू को दूर करें। ये SEX को ई बोलें, SEX मतलब ये एक हमारे शरीर का ही एक बीमारी ना बन जाए। वो सेक्स को हमें बीमारी ना मान के, सेक्स को एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो आगे भी लोगों को करना है, और इससे डरे नहीं, इससे खुल के बात करें। एग्ज़ैक्टली। अगर ये चीज़ इतनी खराब होती तो भगवान ने बनाई नहीं होती। यस, यस, और यस, जो बच्चे वेरी पैदा ट्रू। हो रहे हैं वो पैदा हुए ही नहीं होते। ये तो प्राकृतिक है ना, प्रकृति बिल्कुल, का एक हमें मिला है ये चीज़, हाँ, बिल्कुल, जनरेशन। राइट। अ, ठीक है, अब जब छोटे बच्चे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, यस, 11, 12, 15 साल के यस, होते हैं, यस, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जल्दी बच्चे शुरू कर देते हैं, दैट इज़ मास्टरबेशन। यस, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता यस, कि करना चाहिए, नहीं यस, करना चाहिए। यस, उनके साथ क्या होता है कि जैसे सिगरेट की लत नहीं लगती सर, कि यस, कोई यस, आता हाँ, बताता रहे, एक बार पफ मार के देख। यस, वैसे ही स्कूल में बच्चों ने डिस्कस किया हुँ, आपस में, वो क्यूरियोसिटी से घर आया और वो उसने कुछ करके देखा, उसको लगा हाँ यार, यहाँ मुझे एक्साइटमेंट फील हुआ, एंड देन वहां से एक लत स्टार्ट हो जाती है। तो क्या ये मैस्टरबेशन सेफ है? देखिए, जब वो बच्चा एडल्टहुड, एक बोल सकते हैं कि एडोलेसेंस एज में आता है, और वो आता पहले दिन नहीं है, वो आता है जब वो एक टाइम उसकी कब्र में रहती है। मैं क्यों बोल पा रहा हूँ ये बात कि वो आता है हमारे पास जब उसकी बॉडी का वाइटल फोर्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में 3 चीज़ें ज़रूरी है, पानी, खून और वीर्य। जी, ये तीनों चीज़ें बनती एक दूसरे के साथ ही है। जी, मगर वो बच्चा कब आता है? जब वो अपने आप को कमज़ोर फ़ील करता है, वो बिल्कुल, अपने आप को एंग्ज़ायटी में फ़ील करता है, डिप्रेशन में फ़ील करता है। उसको रिग्रेट किस चीज़ का होता है कि मैंने अपना वाइटल फ्लूइड उसको वाइटल फ्लूइड नहीं मालूम है, इतनी चीज़ मालूम है कि मैं कुछ खो चुका हूँ। बिल्कुल, वो मैं जब उससे पूछा जाता है, हमारे इसमें केस टेकिंग होती है। केस टेकिंग मतलब पूरी पास्ट हिस्ट्री ली जाती है। बिल्कुल, पास्ट हिस्ट्री में पहली चीज़ पूछी जाती है कि तुम्हें मालूम कैसे चला कि मास्टरबेशन होता क्या है? बोलता है कुछ नहीं, मेरे दोस्त ने बोला था मज़ा आएगा। वो मज़ा, 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 मैं बार-बार पूछता था, वो हँसते थे, बताते नहीं थे। एक बार मुझे बोला कि तू एक काम कर, बाथरूम के पीछे चल। स्कूल के पीछे बाथरूम था। मैं गया और मुझे बोला हिला। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं हिलाऊँगा। अब वो मैं अकेले में जाके, मेरे पास क्यूरियोसिटी थी कि ये क्यों हँसते हैं। वो बार-बार हिला के, एक पाउच रखा था विमल का, मैंने विमल के पाउच में उसको भर लिया और बोला मुझे सूंघ के दिखा। तो वो वीर को मैंने सूंघने की आदत हो गई थी मेरे अंदर। क्या बात तो कर रहे हैं? हाँ, तो ये कॉम्पिटिशन होता था किसका वीर ज़्यादा निकलेगा। हम 4 दोस्त थे और 4 दोस्त, बता रहा था वो बच्चा कि हम चारों दोस्त क्वांटिटी को देखते थे किसकी क्वांटिटी ज़्यादा निकल रही है, और बोलता है मज़ा बड़ा आता था। मैं मज़ा, मज़ा, मज़ा करते-करते आज मैं 18 साल का हो गया हूँ, 4 साल बाद मुझे सज़ा लग रही है। क्योंकि उस समय मुझे वो उन्होंने ये बताया ही नहीं था कि ये चीज़ तुम्हें रोज़ नहीं करनी, और मैं रोज़ 3-3 बार करता था। यानी 3 बार अपना वीर निकाल रहा था। तो ये सोच के देखिए कि अगर उस दिन
मैं अपने माँ बाप से पूछ लिया होता कि या माँ बाप से तो मैं पूछ भी नहीं पाता कि मुझे ये बोल दिया था घर पे डांट पड़ेगी, तो पहले ही दिन मेरा माइंडसेट कर दिया था कि माँ बाप डांटेंगे मत बताना घर पे, और आज मैं माँ बाप को भी नहीं बता पा रहा हूँ और मैं आज आपके पास आया हूँ, ऐसा पेशेंट मुझे आके बोलता है। जबकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो ये फ्लूइड होता है इसको बनने में 80 डेज का समय लगता है। ये एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्शन हाउस है, जो टेस्टिस होती हैं हमारी वो रोज इसको प्रोड्यूस करती हैं, जी मगर उसको बनने की एक प्रवृत्ति है, क्योंकि तरीका ऐसा है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन भी है, जी विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी हैं, और जी हर चीज एक दूसरे से मिलके बनती है, जी क्योंकि एजिमुलेशन होता है, डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं हम लोग, कैटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, और बनने का प्रोसेस वाकई 80 दिन लगे, मगर वो रेगुलर बन रहा है, बन रेगुलर रहा है, मगर उसको एक्स्ट्रा वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा। बिल्कुल। अब इसके पीछे कंट्रोवर्सी क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो नेचुरल है, करो हल्के हो जाएंगे, मगर हल्का होते होते पेशेंट ही हल्का हो जा रहा है उसका माइंड हल्का हो जा रहा है, उसका माइंड ही आज काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो डिप्रेशन में क्यों आ रहा है, एंजाइटी उसके अंदर आ गई कि मैं कुछ खो चुका हूँ, और वाकई उसके अंदर वो कमजोरी आती है, क्योंकि मसल गेन नहीं हो पा रहा ना, उसके मसल्स कहाँ से बनेंगे जब वो रोज बहा देगा उसको। इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि ये तो एक मसल्स हैं, इसको तो आप जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा, तो आप तो डेली करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। आज मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं मिसगाइड होकर ही आते हैं। उसको ये बोला गया था कि मास्टर, अब जैसे मान लीजिए पानी की टंकी है घर में, अगर 7 दिन यूज नहीं करेंगे, पानी तो रोज आ रहा है, तो ओवरफ्लो तो होगा, वो ओवरफ्लो होगा तो नाइट फॉल हो जाएगा, जो अलग टॉपिक है हमारा। मगर मास्टरबेशन करके उस टंकी को ही अगर खाली कर दोगे तो टंकी भरेगी कैसे, कॉमन सेंस की बात है। तो उसको बार बार कोई भी चीज का एडिक्शन बेकार होता है, भले वो सिगरेट हो, शराब हो, दारू हो या सेक्स हो। एडिक्शन अगर वर्ड किसको बोलेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो, भले ही वो डेली हो, चाहे हफ्ते में हो, चाहे महीने में हो, मगर अगर उस इंसान ने माइंडसेट कर लिया कि मैं जब तक हिलाऊंगा नहीं मुझे भूख नहीं लगेगी, जब तक मैं हिलाऊंगा नहीं मेरे को नींद नहीं आएगी, तो वो एडिक्शन हुआ ना। बिल्कुल। आज बच्चा मुझे बोलता है जब तक मैं रात को मास्टरबेट नहीं करता मुझे नींद नहीं आती। क्या बात कर रहे हैं? ये रियल है, ट्रुथ है। बच्चा खुद आके मुझे बोल रहा है कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, मेरा ऐसा लग रहा है कोई उबल रहा है कुछ अंदर, मेरे को टेस्टिस में दर्द हो जाता है अगर मैं मास्टरबेट नहीं करता हूँ। तो ये एडिक्शन ही तो है, क्योंकि नसों को इतना ज्यादा ढीला कर दिया है, उसके अंदर कहीं भी हड्डी तो होती नहीं है, मांसपेशियां हैं और ऊपर अंदर से वेंस, और तो ब्लड लेके आती है, ब्लड तो आएगा, क्योंकि आज स्क्रॉलिंग चल रही है। आज 90% लोग रात में जाके, ये एक मैं बहुत डीप में बताना चाह रहा हूँ कि एक इंसान का माइंडसेट बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया अच्छा भी है बुरा भी, हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। आज जो चीज देखनी चाहिए वो नहीं देखेगा इंसान, वो चीज देखेगा जिसमें अट्रैक्शन है, और जहां भी उसको अंदर से ऑर्गेजम बोल सकते हैं वो तो लास्ट में आता है, मगर एक इंसान के अंदर फ्लूइड रिलीज होता है, डोपामाइन। तो वो डोपामाइन कब रिलीज होगा, जब वो रील्स बार बार देखेगा, वो बार बार देख के उधर झुक जाता है, उसको सीन दिखता है। आजकल इंटेंशनली कुछ ऐसे 30 मिनट्स के वीडियोस आने लगे हैं जो एक मूवी की तरह बना देते हैं, और वो एक ऑरा बन जाता है, और रात में जब बच्चा सोता है तो उसके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में वो रील चलती है, और उसको लगता है मैं रोल प्ले कर रहा हूँ और वो रोल प्ले करते करते उसको इरेक्शन आता है, ब्लड फ्लो आता है, डोपामाइन रिलीज होता है और नाइटफॉल हो जाता है। और अगर वो बोलता है नाइटफॉल हो रहा है, उसका दोस्त बोलता है तू एक काम कर, मुट्ठी मार, तू मुट्ठी मारेगा तो नाइटफॉल नहीं होगा। वो कंफ्यूज हो गया कि मैं ये करूं कि वो करूं, यानी एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। अब वो आता है डॉक्टर के पास कब आता है, जब वो खाई में गिर चुका होता है। तो ये एक तरीके से ब्लेंडर है। इसीलिए बोलते हैं माँ बाप को पहले जाए, माँ बाप से बात करें। माँ बाप अगर लगता है, मैं आज माँ बाप के लिए भी एक ही मैसेज दूंगा, अगर आपको लगता है आप कन्विंस नहीं कर पा रहे, आप उसको गाइड नहीं कर पा रहे, तो एक नजदीकी किसी कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में आप उसका काउंसलिंग करा सकते हैं। बट सर वही चीज जैसे अभी हमने पहले भी बात करी, एक कोई फादर है तो उसको इसके बारे में बात करने में शर्म क्यों आती है? बेसिकली वो एक माइंडसेट है, क्योंकि वो जनरेशन से चला आ रहा है। उसके दादा ने पिता को नहीं बताया, पिता ने बच्चे को नहीं बताया, क्योंकि वो शुरू से ही एक हिच, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, एक टैबू बोल सकते हैं, शुरू से ही एक जनरेशन। इवन मैं बहुत बड़ी बात बोलूंगा, एडुकेटेड लोगों के यहाँ भी आज बड़े बड़े घर में डॉक्टर्स तक हैं, मगर अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं दे रहे। मैं तो ओपन बात करता हूँ घर पे, मैं बोलता हूँ कि अगर कुछ है, गर्लफ्रेंड है तो बता दो बेटा, या आप कुछ अगर दोस्त के साथ आज पार्टी करने जा रहे हो, बोलते हैं नाइट आउट, आप वर्ड सुना होगा आपने, तो नाइट आउट में ये मत करना कि पॉर्न देख लेना। बोलता है ये क्या है पापा, मैं बोलता पॉर्न मतलब गलत चीज। कहीं मास्टरबेट मत कर, पापा ये क्या है, मैं बोलूंगा बेटा कहीं अपना कोई भी वाइटल फ्लूइड को लॉस नहीं करना है, अपन को कभी ब्लड टच नहीं करना है प्राइवेट पार्ट पे, उसको क्लीन जरूर करना है नहाते समय, हम डबल बता देते हैं। तो एक इंसान को लगता है कि हाँ, बच्चा को लगता है कि वाकई कोई सेक्स एजुकेशन की बात हो रही है, हम उसको सही तरीके से कन्विंस करेंगे ना तो बात सही तरीके से हो जाएगी, मुझे लगता है। तो असली में मास्टरबेशन हेल्दी होता है या नहीं होता है? सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही चल रहा है, यही फाइट चल रही है इंटरनेट पे भी। कुछ बोलते हैं होता है, कुछ बोलते हैं नहीं होता है, तो बहुत कंफ्यूजन इस चीज को लेके। देखिए, जब पेशेंट आता है हमारे पास तो पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो किस टाइप का मास्टरबेशन कर रहा है।
अब आपके नॉलेज के लिए, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मास्टरबेशन भी 2 टाइप के होते हैं जो जनरल होते हैं। जी। पहला होता है हैंड मास्टरबेशन, इसको बोलते हैं मुट्ठी मारना। जी। एक होता है प्रोन मास्टरबेशन जो उल्टा लेट के करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा मास्टरबेशन है, ये भी तो मास्टर। देखिए किसी भी रूप में हम उस पीनस को रगड़ते हैं, क्योंकि पीनस एक हमारा एक पार्ट, ऐसा पार्ट है, बहुत सेंसिटिव पार्ट भी है, वो मस्कुलाइन पार्ट है, उसके अंदर वेन्स भी होती है। उसको डैमेज करना एक इंसान कब कर रहा है, जब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अब आप सोचिए पूरी बॉडी का प्रेशर जब उस पीनस पे आता है, उसको वो रब करता है और एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है। इमेजिनरी वर्ल्ड क्या है? जब वो रात में सोता है, उसको सोते समय जो भी मूवी उसने देखी है, जो भी रील उसने देखी है, जो भी उसने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा है, अब वो उसके नींद में, उसके विचारों में, या उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके अवचेतन मन में जगते जगते या सोते सोते आंख बंद करके वो इमेजिन करता है कि मैं उसके साथ कुछ कर रहा हूँ। वो उल्टा लेट के वो तकिए से रब कर रहा है, वो अपने प्राइवेट पार्ट को अपने टांगों से रब कर रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोन मास्टरबेशन। प्रोन मास्टरबेशन इज 10 टाइम्स हार्मफुल देन नॉर्मल मास्टरबेशन। ऐसा नहीं कि नॉर्मल मास्टरबेशन हार्मफुल नहीं है, मगर प्रोन मास्टरबेशन का मतलब ये हो गया उसने अपनी नसों को और डैमेज कर दिया। अब वो एक दिन की काम नहीं है ना, वो एक एडिक्शन है, क्योंकि वो बाथरूम में जाएगा, मास्टरबेट करेगा, उसको वहां भी उसको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी कर लूंगा। अब आप सोच के देखिए, एक वर्ड बहुत लोगों ने पूछा, सर मास्टरबेशन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है? मैंने बोला 100% होता है। क्यों? क्योंकि मास्टरबेशन में जो हाथ होता है वो ठंडा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको रब करते हैं और इतनी देर करते हैं कि जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए। मगर जहाँ पे इंसर्ट करने की बात होती है शादीशुदा जिंदगी में, जब वो इंसर्ट करता है, वहाँ पे कोई हैंड मास्टरबेशन करके नहीं जाएगा, वहाँ पे वो सिर्फ इंसर्शन हो रहा है, वहाँ पे वो लूज पड़ जाता है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ। दूसरी बात, जब वो उल्टा लेट के मास्टरबेट करता है तो उसकी वेन्स इतनी ज्यादा डैमेज हो जाती है कि उसमें ब्लड फ्लो ही नहीं आता, क्योंकि उसमें हड्डी तो होती नहीं है। तीसरी चीज, उसके मन में एक चीज आ गई है कि जब तक मैं उल्टा लेट के पॉर्न मूवी नहीं देखूंगा। अब वो देखिए मास्टरबेशन की कहानी कहाँ तक पहुंच गई, पॉर्न मूवी तक पहुंच गई, क्योंकि रात में उसके दिमाग में एक ही चीज है, मुझे गूगल खोलना है, इनकॉग्निटो मोड होता है। बिल्कुल। वहां पे जाके उस मोड पे जाके उसको मालूम है मैं प्राइवेसी भी रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए दिमाग कहाँ पे जा रहा है बच्चे का। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, वो जब बाथरूम जाता है, वो नहाना है या फ्रेश होने जाता है, मेरे पास बहुत सारे माँ बाप आते हैं कि इसको IBS है, इसको OCD है। OCD आप सुना है आपने वर्ड? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसको हाथ धोने का पागलपन है, इसको बाथरूम जाने का पागल है। उसको बाथरूम जाने का पागलपन नहीं है, वो बाथरूम में जाके वो 10-15 मिनट तक मुट्ठी मार रहा है, और माँ बाप को क्या लग रहा है बार बार बाथरूम जा रहा है। वो बाथरूम बार बार नहीं जा, और उसके मन में क्या है, मेरा माँ बाप कहीं दरवाजा खटखटा ना दे, वो बार बार मुझे प्रेशर ना, क्योंकि वो एक हैपेजेड वे में है, वो एक फास्टिडियस, इतनी ज्यादा उसको लगता है कि मेरे को कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आ जाए, तो बाथरूम में वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, वो उल्टा लेट के एंजॉय कर रहा है, क्योंकि रात में सो जा रहा है, कोई देख नहीं रहा उसको, इसीलिए वो चाह रहा अलग बेड मिले मुझे। तो सोच के देखिए, वो बच्चा जब पहले से ही उसके दिमाग में भगना होगा कि जल्दी जल्दी निकाल दूं, तो जब वो रियल लाइफ में सेक्स करता है तब भी उसको लगता है मैं जल्दी जल्दी कर दूं, तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो ऑरा है, वो इल्यूजन है, वो डेलीरियम है, वो एक काल्पनिक दुनिया में जी रहा था। वो किसी को विचार, वो एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में है जहां पे वो विचार ला के हाथ से कर रहा है या उल्टा लेट के उसको रगड़ रहा है। जब वो रियल लाइफ में देखता है, अरे ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, तो डिफरेंस नहीं कर पाता है वो रियल एंड रियल लाइफ। और फिर वहां पे गिल्ट में जाता है, वो वहां पे गिल्ट में जाता है, वो वहां पे फिर वो ढूंढता है सेक्सोलॉजिस्ट, वहां पे उसका डाइवोर्स की कंडीशन बन जाती है, तो एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स। तो देखिए ना, एपिसोड कहाँ से शुरू हुआ था, मास्टरबेशन से शुरू हुआ, प्रोन मास्टरबेशन तक गया और लीड्स टू इनफर्टिलिटी, लीड्स टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लीड्स टू प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो हर चीज की कड़ी कहाँ से शुरू हुई, मास्टरबेशन से। इसीलिए मास्टरबेशन हेल्दी नहीं है, इसीलिए मैंने उसको आपको संक्षिप्त विवरण में बताया कि मास्टरबेशन जिस दिन उसने करा, अगर कहीं भी अगर माँ बाप को लगता है कि गलत तरीके से कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको पहले दिन आगाह कर दें कि बेटा इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि ओवरफ्लो होना होगा तो वो नाइटफॉल के रूप में हो जाएगा, वो हेल्दी है। मगर अगर आप गलत तरीके से उसको मिसयूज कर रहे हैं, हम आंखों को भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, 18 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे और 8 घंटे अगर हम किसी कंप्यूटर पे बैठे तो आंखें पे भी स्ट्रेंथ, वैसे ही अगर गलत तरीके से उसको हिलाएंगे 1-1, 2-2, 3-3 बार। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं डेली 4 बार मास्टरबेट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, डेली 4 बार। और अगर डेली वो 4 बार करेगा तो आप क्या बोलते हो, प्रोडक्शन हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? किसी और का प्रोडक्शन थोड़ी ना, खुद का ही है। वो इतना खाना ही 2 बार खा रहा है, खाना ही 1 बार खा रहा है, तो कहाँ से वीर बन जाएगा? तो आगे जाके कमी तो होगी, लॉस ऑफ वाइटल। पुराने टाइम पे बोला जाता था कि ब्रह्मचर्य का आपको फॉलो नो फैप,
नोफैब के बारे में मैंने बहुत सारी बातें करी और नोफैब आज भी ज़रूरी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। मगर आज का जो तरीका है, आज की जीवन है, माँ बाप खुद प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम, माँ बाप खुद बोलते हैं चलो मूवी देखते हैं। वो मूवी में एनिमल मूवी में नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर बहुत ऐसी मूवी है जहाँ पे इतना ज़्यादा वो दिखा रहे हैं उसको। ए लिखा हुआ है एडल्ट मूवी, अलाउ नहीं है, मगर 18 साल का बच्चा तो जा ही रहा है ना। वो जाके जब आता है उसके मन में वही चीज़ें चलती है, मैं सिगरेट पीऊँ, मैं शराब पीऊँ, मैं अब बनूंगा अल्फा मेल। वो अल्फा मेल नहीं बन रहा है, वो अपने अंदर व्यसन को पैदा कर रहा है। और जब वो नॉनवेज खाता है, ड्रिंक करता है, सिगरेट पीता है, उसकी गर्माहट बढ़ती है। मूलाधार केंद्र में गर्माहट, जब उसका पेट गर्म रहेगा तो नाइटफॉल तो होगा, और नाइटफॉल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करेगा, और अगर उधर नहीं सेक्स करेगा तो मास्टरबेट करेगा। तो कुल मिला के खो क्या रहा है? वाइटल फ्लूइड, जो ऐसा वाइटल फ्लूइड है जो मानसिक और शारीरिक दोनों के लिए जरूरी है। एक से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम और है कि आपके थॉट्स बहुत खराब कर देता है ये। मतलब लोगों को देखने का नजरिया आपको बदलने लग जाता है। और ये दोनों में है, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। कि अगर लड़की ज्यादा मास्टरबेट कर रही है या लड़का ज्यादा मास्टरबेट कर रहा है, तो वो भले आपकी पेरेंट्स हो, भले आपके रिलेटिव्स हो, भले आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको दूसरी नजर से देखने लग जाते हो। दिस इज अ बिग थिंग। मैं आपकी बात से मुझे याद आया, वैसे मैं ये बातें ओपन, क्योंकि हम लोग प्राइवेसी रखते हैं, पेशेंट का नाम नहीं लेते, मगर एक पेशेंट आया, बोलता है मेरी चाची थी और वो चाची कपड़े बदल रही थी। अब आप सोचिएगा, एक पेशेंट नहीं, ऐसे सैकड़ों पेशेंट होंगे। मैंने उनको कपड़े बदलते हुए देख लिया। अब वो पिक्चर मेरे दिमाग में बैठ गई है, और मैं जब रात में सोता हूँ मुझे रोज वो चाची दिखती है कपड़े बदलते हुए, और मैं उल्टा लेट के विचार करता हूँ कि मैं उनको देख रहा हूँ और वो चाची मेरे साथ कुछ कर रही है, और उतने में ही मेरा नाइटफॉल हो जाता है। वो नाइटफॉल नहीं होता, नाइटफॉल होता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो जाग रहा हूँ, मगर मैं जैसे ही रब करता हूँ मास्टरबेट हो जाता है। अब आप सोचिए, वो नाइटफॉल बोलेंगे, मास्टरबेट बोलेंगे, कि उसका अंदर का वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हवा से। ये तो वो बोल रहा है मेरे दिमाग से वो पिक्चर निकल ही नहीं रही। और वो बच्चा IIT जैसा एग्जाम क्रैक करके आज वो अपना कॉलेज छोड़ के बैठा है। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको, IITian जो आज देश का भविष्य है। तो आप सोचिए कि जहाँ पे सेक्स एजुकेशन की कमी है, जहाँ उसको कोई काउंसलिंग करने वाला इंसान नहीं है, ना उसके माँ बाप काउंसलिंग कर रहे हैं, ना उसका कोई डॉक्टर काउंसलिंग कर रहा है, वो एक देश का भविष्य जो आगे जाके हमारे देश का IITian बन सकता था, आज वो अब पढ़ाई छोड़ के बैठा है सिर्फ इसके चक्कर में, सेक्स के चक्कर में। तो गलत है कि नहीं है? सर यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं लोग। कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे लोग ऑनलाइन आके अपनी स्टोरीज पूरी शेयर करते हैं, और उसको कैटेगरीज में बांट के रखा हुआ है। कपल्स, मेल फीमेल, मेड्स, और इंसेस्ट, राइट। और जो भी घर के लोग हैं वो इंसेस्ट, और उसमें वो दिखाते हैं कि भाई वो मदर के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि माइंडसेट है। वो पकड़ लिया ना उन्होंने कमजोरी, जैसे दुखती नस बोलते हैं ना, एक वर्ड सुना होगा आपने। तो उनको मालूम है कि जो चीजें नियरेस्ट होंगी वो चीजें ज्यादा अप्रोचेबल होंगी। अब आप सोच के देखिए, क्राइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर कम्युनिटी की भी बात नहीं करूंगा। कुछ कम्युनिटीज में सिस्टर से शादी हो जाती है। अब एक पेशेंट आया, बोलता है मेरी मामी की लड़की से मेरी शादी हो गई। तो मैंने बोला दिक्कत कहाँ पे है? बोलता है मैं बचपन से ही साथ में खेला हूँ। अब मेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं आ रही है, क्योंकि वो मेरी बहन है, मगर मेरी शादी हो गई। मुस्लिम कम्युनिटीज़ में शादी हो जाती है, और गलत नहीं है, ठीक है, उनके अंदर जो प्रथा है। मगर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि उसने उसको बचपन से देखा, और अब वो फीलिंग ही, देखिए ये कंट्रोवर्सी वाली बात है। अब दूसरा, अगर उसी घर में जहाँ पे उसके दिमाग में इंसेस्ट जो वर्ड बोला आपने, और वो उसकी बहन है या उसकी कजिन सिस्टर है, अगर वो उसके साथ गलत करता है तो कितना गलत है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वीडियोस देख के एक गलत मापदंड, गलत ऑरा बन रहा है ना उसके दिमाग में। तो सिस्टर तक तो आप पहुंचे, माँ के साथ? हाँ, क्योंकि वो ऑरा बना रहे हैं, वो मूवीज में दिखा रहे हैं ना, उसकी स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर। स्टेप मदर क्या होती है? हाँ, वो तो दिखा रहे हैं स्टेप मदर, मगर वो रियल मदर के साथ भी सोच लेता है। उसकी मदर उसको मारेगी, चिल्लाएगी, क्या बोलेगी? उसको मदर के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है, भले ही वो 10 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 30 साल का हो। वो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ था उसकी नजर में तो बच्चा बच्चा ही है, मगर वो मूवी देख के क्या सोच रहा है कि मैं ऐसा करूं। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति है, आज हम क्यों सैल्यूट करते हैं, दुनिया क्यों सैल्यूट करती है? क्योंकि हम लोग संस्कृति में बंधे हुए हैं। हम लोग इवन ये भी नहीं सोच पाते, हम अब उस माँ को, उस बहन को हम दुर्गा माता, लक्ष्मी माता मानते हैं। और जहाँ पे ये जो विदेशी कल्चर है, पॉर्न, इसीलिए मैं पॉर्न एडिक्शन जो है, पॉर्न मूवीज है, ये पॉर्न के मैं क्यों अगेंस्ट हूँ? कहीं ना कहीं ये लोगों का, बच्चों का माइंडसेट चेंज कर रहा है, और इसको बंद करना, मैं मोदी सरकार को थैंक यू बोलूँगा। हमारे जो टेक्निकल जो टीम है, कहीं ना कहीं इसको बैन कर दिया था, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आगे जाके खोखला कर देगी हमारे इंडिया को। बट सर अभी उन्होंने बैन तो किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब कुछ ऐसे ब्राउजर्स आ गए जिसमें आप खोल सकते हो, और वो बैन नहीं है। बैन नहीं है, और सिर्फ आपको लिखना है पॉर्न, PORN, और उसमें लिख देंगे हिंदी, और उसमें आप आजकल तो AI के थ्रू, आजकल बॉलीवुड मूवीज
ये देख सकते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस का भी आने लगा है। बिल्कुल। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बच्चे को आकर्षित करती हैं कि जल्दी रात हो और जल्दी मैं लेटूँ और जल्दी मैं जाके देखूँ। इसलिए 2-2 3-3 बजे तक लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये एक एडिक्शन है। अब आपने ये तो बताया कि मास्टरबेशन कितना यस, प्रॉब्लमदायक है। बहुत ज़्यादा। अब इससे उभरे कैसे एक इंसान? इसके लिए देखिए मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, कठिनाई से, संघर्ष से क्या मज़ा है जीने में। कठिनाई से, संघर्ष से, परेशानियों से क्या मज़ा है जीने में। बड़े-बड़े तूफ़ान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य रहता है सीने में। तो मैं हर एक व्यूअर को एक ही चीज़ बोल दूँगा, टारगेट। हर इंसान को अपना टारगेट बनाना चाहिए। वो इतना बिज़ी रहे, बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। मैं माँ-बाप के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही बोलूँगा कि माँ-बाप को बच्चों को टारगेटिव रखना चाहिए। मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, बोलते हैं लाइफ इज़ अ रेस। हर इंसान भाग रहा है। मैं बोलता हूँ डेवलप होना ज़रूरी है, डेवलपिंग से डेवलप नेशन हम पहुँचने वाले हैं, मगर उसके प्रति ये ना हो कि हम अपने बच्चों को खो दें। आज लोग इतना भाग रहे हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे, वीकली मिल पा रहे हैं। मेरे साथ भी यही होता है, मैं सुबह निकलता हूँ, रात में आता हूँ, मगर वो मेरा एक माइंडसेट है कि मैं बच्चों को एडुकेट करूँ। वो एडुकेट कब कर पाऊँगा? जब मैं उसको टाइम दूँगा। वो बच्चों को हमें टास्क देना है कि बेटा तुम्हें ये टास्क है, हमें आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर तो चलो पुरानी बात हो गई, आज कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी, आज आप देख सकते हैं ना कितना आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज कितने ज़्यादा हमारे पास वेज़ हैं आगे आने के लिए। बिल्कुल। तो उस बच्चे को हम इतना ज़्यादा माइंडसेट कर दें कि उसको टाइम ही ना मिले ये फालतू चीज़ों का। तो मास्टरबेशन के लिए तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम उसको कहीं न कहीं अध्यात्म से जोड़ें, क्योंकि कहीं न कहीं आपने देखा होगा जब वो इंसेस्ट वीडियो देख रहा है, जब वो ऐसे वीडियो देख रहा है तो उसके प्रति अग्रसर हो रहा है। अगर हम उसको मंदिर ले जाएँ, एग्ज़ाम्पल, उसको हम बताएँ कि हनुमान चालीसा क्या होती है, उसको हम बताएँ नोफेप क्या होता है, उसको बताएँ कि वीर का संचय क्या होता है, उसको हम बताएँ कि बेटा इसको संचय करने से ब्रेन फंक्शन अच्छा काम करेगा, आपकी माइंडसेट अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी का जो वाइटल फोर्स है वो डैमेज नहीं होगा, तो वो कहीं भी गलती से भी गलती ना करेगा। उसके दिमाग में एक ऑरा आ जाएगा कि मेरे माँ-बाप ने मुझे ये सिखाया है। तो इसके प्रति अगर मास्टरबेशन स्टॉप करवाना चाहते हैं, क्विट करवाना चाहते हैं, तो उसको हमें टाइम देना पड़ेगा उस बच्चे को, उसको एज़ अ हेल्दी एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, उसको टास्क देना पड़ेगा। बट अगर कोई बच्चा माँ-बाप के साथ बात नहीं कर यस, सकता यस। और उसको अगर मास्टरबेशन छोड़ना है, यस, यस। तो वो क्या ऐसी चीज़ें कर सकता है या कैसी एक्सरसाइज़ कर सकता है यस, या कोई चीज़ ऐसे कर सकता है कि वी वीक में पहले मैं 3 में करूँगा, पहले हर दिन यस, कर रहा था तो मैं यस, थ्राइस अ वीक यस, करूँगा, फिर ट्वाइस अ वीक करूँगा, फिर यस, वन्स अ वीक करूँगा। यस। ऐसी कोई तकनीक है या ऐसा कोई प्रैक्टिस है जिससे वो छोड़ सकता है इस? जो एडोलेसेंस एज होती है, इसमें हार्मोन सबसे पीक पे होते हैं। जी। जब वो प्यूबर्टी में आता है तब तो उसको कुछ नहीं मालूम होता, और मेरे पास तो इतने केसेस आते हैं, बोलता है सर मेरा वीर्य निकलता ही नहीं था जब तक मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। वीर्य निकलता भी नहीं था तब से मास्टरबेट कर रहा हूँ, मतलब वो 10 साल से मास्टरबेट कर रहा है, 10वें साल से, 10वें 11वें साल से। मैंने आपको ये बताया नहीं, अब प्यूबर्टी की एज कम हो गई है, पहले 12-13 साल में आती थी। जी। बच्चियों में महीना आजकल जल्दी आने लगा है। और जी। वीर जो बच्चा 15-16 साल में मास्टरबेट करता था, आज 10 साल में मास्टरबेट कर रहा है। मैं बोला निकलता क्या था? कुछ नहीं निकलता था, मैं तो रब करता था, मुझे मजा आता था। वो मजा आते-आते उसका वीर्य निकलने लगा और वो कंटिन्यू चलता रहा, क्योंकि उसकी आदत हो गई थी रबिंग करने की। अब आप सोच के देखिए, जो आपका क्वेश्चन है कि वो कैसे कंट्रोल करे, कैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कंट्रोलिंग पावर कैसे आएगी, कम कैसे होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कैसे होगी? फ्रीक्वेंसी जब कम होगी, जब उसको हम उसके एहसास कराएंगे कि बेटा तुम जो चीज़ खो रहे हो उसको पाने में फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। उसको हमें काउंसलिंग, इसलिए बोलते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है, वैसे ही इस बच्चे की सेक्सुअल काउंसलिंग होनी चाहिए। वो माँ-बाप करे चाहे वो उसका कुशल चिकित्सक करे। इसीलिए हमने एक काउंसलिंग सेशन रखते हैं बच्चों के लिए। जो भी बच्चे 18 साल के नहीं माँ-बाप के साथ आए, हम उनके साथ हेल्दी टॉक करते हैं, उनके हर मिथ एंड फैक्ट्स बोलते हैं इसे, मिथ एंड फैक्ट्स। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं इस पे, जिस पे मैंने हर चीज़ क्लियर करी है कि कैसे बच्चों को अग्रसर होना है, उसका टास्क पूरा करना है, और जब तक ब्रह्मचार्य है, वो ब्रह्मचार्य को 18 साल तक पालन करना ही है। 18 से 25 की जो एज है उसके लिए टास्क वाली होती है, उसमें उसको स्ट्रगल करना है, जैसे भी करके अपना पैरों पे खड़े होने की बात जो हम करते हैं, उसके बाद वो वैवाहिक जीवन में, क्योंकि हमारे हिंदू का जो हमारा सनातन धर्म है उसमें भी साफ बोला गया है कि 3 पहर होते हैं, है ना? पहले युवावस्था और उसके बाद वैवाहिक जीवन में आना है। तो वो जो बाल अवस्था है, अगर उसमें ही इंसान अपना ब्रह्मचार्य को पालन कर ले, तो मुझे लगता है इंडिया डेवलपिंग से डेवलप नेशन बन जाएगा, अगर हर बच्चा ये समझ जाए तो। तो क्या सही एज है किसी बच्चे को सेक्स एजुकेशन के बारे में समझाने की? मैं तो ये बोलना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि अगर एक हमारा भारत सरकार से भी मेरा निवेदन है, कई बार मैंने करा भी है, अपने खुद के लेटर्स भी लिखे हैं, कि आज हर एक जो बोल सकते हैं, अगर हम स्कूल की बात करें तो वहाँ पे तो कॉमर्स सब्जेक्ट है, बायो है, तो हर इंसान नहीं ले पाए, मगर कम से कम मेडिकल्स
कॉलेज में जो बच्चा MBBS, BHMS, BAMS या जो भी हमारा जो रजिस्टर्ड डिग्री कर रहा है, कम से कम उनको तो एक टॉपिक होना चाहिए सेक्सोलॉजी का। जैसे गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक एक सब्जेक्ट है, वैसे ही एक सेक्सोलॉजी एक सब्जेक्ट हो। कम से कम वो जो लाखों डॉक्टर्स आज हमारे देश में नए डॉक्टर्स निकल रहे हैं, वो तो आगे जाके लोगों को ज्ञान दे। आज इवन पाठ्यक्रम में सेक्सोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है, इससे बड़ा विडंबना हो सकती है। जब वो तो उनको ही नॉलेज नहीं होगा जो भावी डॉक्टर्स हैं, तो वो देश को, हम देश की बात कैसे करेंगे? अगर आम इंसान को क्या सेक्स एजुकेशन देंगे? तो छोटे बच्चों को सेक्स एजुकेशन कब देना चाहिए? सेक्स उनके घर में ही उनके माँ बाप को, जैसे बैड टच, गुड टच के बारे में बता रहे हैं आजकल स्कूल्स में, घर पे भी बता रहे हैं। ये कब करते हैं? जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है बोलते हैं ना, जब कोई घटित हो जाती है प्रॉब्लम, तब ये शुरू करते हैं। पहले ही हम एंटीवायरस नहीं डाल सकते। वो पहले ही उस बच्चे को 12-13 साल का हो गया तो उसको एक बिठा के समझा दो, बेटा कि दोस्तों के साथ आप बात करो, खेलो कूदो, ग्रुप बनाओ, सब कुछ करो, मगर ये चीजें अगर आपका कोई दोस्त बता रहा है तो पहले हमें आके बताएं। और अगर वो माँ बाप बोलेंगे नहीं मैं तो बता दूंगा, तो उसको और मालूम चल जाएगा, तो गलत है आप नहीं बताओगे तो भी मालूम चल जाएगा। मैं आपको ये आपके बता रहा हूँ, 90%, 99% लोग मास्टरबेट करते हैं। इससे बड़ी बात क्या है? मैं करीबन 50 लाख पेशेंट देख चुका हूँ, उसमें से 99% लोग मास्टरबेट करके आए। मेरे को 1% क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे को 1000 में 10,000 में एक इंसान मिला होगा जो बोलता है मास्टरबेट नहीं करा मैंने। ऐसा होता ही नहीं है। करते तो सभी हैं, मगर किस तरीके से कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, और वो किस मोड में कर रहे हैं, प्रोन कर रहे हैं कि हाइंड कर रहे हैं, वो फर्क पड़ता है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि गलत गलत भ्रांतियां भी फैलाई जाती है। जैसे कि एक टर्म बोला जाता है कि अपना हाथ जगन्नाथ। यस अब जगन्नाथ बताइए, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं इस चीज को। और ये बात मेरे को उसने बोल दी थी, पेशेंट ने आके, मैंने उसको राइट भी करा। मैंने बोला तुम सनातनी हो, तुम हिंदू हो, तुम कैसे वर्ड यूज कर रहे हो? आप जाके देखो उधर जाके, वो उस वर्ड को आप यूज भी नहीं कर सकते दूसरी कम्युनिटी में, मगर आज आप हिंदू होके ऐसा बोल रहे हो, तो वो बच्चा बड़ा शर्मिंदा हो गया। बोलता है सर मैंने सुना है, ये जुमला है ना। आज कॉलेजेस के नाम अलग अलग नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके नाम को कुछ कुछ बोल देते हैं। तो ये तरीके जब बच्चे नहीं समझेंगे, इसको मजाक मस्ती में ले लेंगे, इसको ह्यूमर में ले लेंगे, और मजाक मजाक में सजा मिल रही है, मजाक सजा बनी रही है। वो तो मैंने आपको बताया। ये तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी, लड़कियों में मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई कंपैरेटिवली लड़कों के। वो बहुत बड़ा टॉपिक है शालिन जी, और मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था लेडी टॉपिक को, मगर आज की जो बच्चियां हैं, मैं बड़ा ही अफसोस भी जताता हूं कि मॉडर्नाइजेशन जो आ गया है, आज हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो आप कई सालों से सुन रहे हैं, और ये रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। और ब्रेकअप और ये और वो, मेरे बोलते हैं ना, ये तो बोलते हैं स्वैपिंग टाइप का है ना, गर्लफ्रेंड स्वैपिंग, बॉयफ्रेंड स्वैपिंग, तू मेरी ले ले मैं तेरी ले लेता हूँ। तो ये मस्ती मजाक बहुत था। और ये लड़कियों को जब वो प्रॉब्लम कब आती है, क्योंकि बोलते हैं ना बॉयफ्रेंड को ड्राइवर मान लेती है, अब बॉयफ्रेंड पैसा खर्च कर ही नहीं रहा तो उसको लात मार देती है। फिर वो घर जाके, आप आश्चर्य करेंगे, जानवरों तक सब करवा रहे हैं। बहुत सारे केसेस आए हैं, इवन मीडिया में, उसको डॉग से, और वहां पे उसको डेथ तक हो गई है बच्चे की। जैसे डॉग ने पलटी खाई तो उसको थोड़ा ना मालूम कि क्या पोजीशन होनी चाहिए। सोच के देखिए, आज जो हंसी मजाक में बोलते हैं गाजर मूली, लोग, लड़कियां अलग रूम में जाके प्राइवेट, और यही कारण है कि माँ बाप से दूर हटना। यही कारण था जब माँ बाप से बोलते हैं ना कि बच्ची थोड़ी सी अलग अलग रहती है, अलग अलग नहीं रहती है, उसका माइंड अलग चल रहा है। पहले की बच्चियां माँ बाप मम्मी का घर में काम पे हेल्प करवाती थी, पहले की बच्चियां मंदिर जाती थी साथ में। आज बोलती नहीं, आप लोग जाओ, मार्केट में बैठी हूँ। वो क्या कर रही है बैठ के? क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज हो गए, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है पहले ही रिलीज बहुत ज़्यादा पीक पे है। वो घबराहट, वो उसके आंखों के नीचे आप देखेंगे तो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। क्या, क्यों आते हैं? कारण क्या? वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहा है। लुकोरिया 2 टाइप का होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल, जो सफेद पानी, वो आता है महिलाओं को, बच्चियों को आता है, महीने से पहले भी आता है। मगर एक होता है पैथोलॉजिकल, जब आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर रही हो, गाजर को यूज करने का तरीका नहीं मालूम, गाजर लेके मास्टरबेट कर रही है। सेक्स टॉयज तो अवेलेबल नहीं है हर जगह। गाजर को गर्म करके, आप आश्चर्य करेंगे, वो खुद बच्ची ने मुझे बताया कि सर मैंने बहुत सारी सब्जियों को मैंने यूज़ करा है गर्म करके, उसको मेरे को फील आया कि हॉट फीलिंग आनी चाहिए। तो सोच के देखिए कहाँ तक जा रही है बच्चियाँ। और बिना कॉन्डम के एक्साइटमेंट में मैंने अपने ब्रदर से सेक्स करवा लिया। इससे बड़ी बात मैं आपको पॉडकास्ट में बोलना नहीं चाहता था, मगर मैंने रियल ब्रदर से सेक्स करा लिया। इससे बड़ी बात हो सकती है? क्योंकि हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं। ये गलत है, इसलिए सेक्स एजुकेशन जरूरी है। मेरे जो भी पॉइंट आप पूछेंगे, मैं सेक्स एजुकेशन को जरूर लूंगा, क्योंकि जब एडुकेट कर देंगे हम, उसको आध्यात्मिक तौर पे जोड़ देंगे बच्चों को, उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देंगे, उसको हम धार्मिक बना देंगे, तो वो गलती से गलती नहीं करेगा। तो आज किसी लड़के के लिए हेल्दी बॉडी ज्यादा जरूरी है या हेल्दी मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि
बॉडी माइंड स्पिरिट, ये होता क्या है? जब एक इंसान हेल्दी माइंड रहेगा तभी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो आज जो बोल सकते हैं कि एक इंसान बच्चा हो तो वो स्कूल कॉलेजेस जब जाता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि मुझे पढ़ाई करनी है, फिर कोचिंग जाना है, कोचिंग से आके फिर मुझे वापस से सो जाना है। तो वो बॉडी हेल्दी कब होगी? जब वो वर्कआउट करेगा। वर्कआउट हो ही नहीं पा रहा क्योंकि पूरा दिन बिजी है। तो मेरे हिसाब से एक हर चीज़ को एक इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। खेल कूद बोलते पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें जो पुराने ज़माने में बोलते थे, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी, वो सभी चीज़ें अब उल्टी हो गई हैं। बच्चा दिन भर तो कोचिंग में है, दिन भर स्कूल में है, तो वो हेल्दी माइंड तो हो ही नहीं है उसका। तो मैं ये नहीं बोलता पढ़ाई मत करो, हर चीज़ को टाइम दो, 2 घंटे खेलना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ जब हम मर्ज कर देंगे तो उसके अंदर हार्मोन्स भी अच्छे रहेंगे, उसका माइंड भी डेवलप करेगा और उसके माइंड में क्यूरियोसिटी भी रहेगी। यस, बट सर आज की तारीख में ना लोगों की डेफिनेशन हेल्दी बॉडी की चेंज हो चुकी है। यस। उनको लगता है अगर मेरे 6 पैक्स होंगे तब मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा और वही लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। देखिए बहुत सारे जिम जो ओनर्स हैं या जो ट्रेनर्स, पर्सनल ट्रेनर जिनको आप बोलते हैं, वो भी मेरे पेशेंट हैं और जो जिम जाते हैं वो भी मेरे। देखिए सबसे पहले तो जिम का कॉन्सेप्ट ही अलग है। साल भर की मेंबरशिप ले लेते हैं, जाता कोई नहीं है। मैं आपको ये चीज़ क्लेम कर सकता हूँ कि जो 365 दिन की मेंबरशिप होती है उसमें 300 दिन कोई नहीं जाता, सिर्फ 65 दिन जाते हैं, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब दिक्कत कहाँ पे होती है? जब वो जाता है तो उसको एक ऑरा दिखाया जाता है, जो जिम ट्रेनर के माध्यम से उसको बोला जाता है कि तुम 6 पैक बनाओगे। उसका एक माइंडसेट, क्योंकि वो नया है, बोलते हैं ना नई दुल्हन अपने नथ को बार बार देखती है तो वो बच्चा जब जाता है तो वो किसको देखता है? अपने उस इंसान को जिसके डोले शोले 6 पैक है। अब उसको पर्सनल ट्रेनर क्या करता है? बोल देता है तुम वे प्रोटीन ले लो, तुम आइसो प्रोटीन ले लो, BCAA ले लो और फलाना फलाना ले लो। अब उसको डाइट चार्ट नहीं बताएगा, उसको पहले ही सप्लीमेंट दे देते हैं, स्टेरॉइड दे देते हैं। स्टेरॉइड से उसका माइंड क्या हो गया? अब मुझे ये दिखना है। अब वो गर्लफ्रेंड को इमेजिन कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे देख रही है कि मैं सलमान या जो भी उसके जो इंस्पिरेशन है, तो वो हो नहीं पाता वो, क्योंकि पैसा नहीं गया वो। मगर वो शुरुआत में इतने स्टेरॉइड ले लेता है कि उसका जो नेचुरल जो इरेक्शन आना चाहिए, जब डोपामाइन रिलीज ही, क्योंकि देखिए हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल जब हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन और डाउन होता है। जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन उसका बढ़ सकता है, वो अपना प्रोटीन डाइट्स लेके, वर्कआउट करके, कार्डियो करके, फंक्शनल एक्सरसाइज करके सब। मगर उसका माइंडसेट जब चेंज हो जाता है कि मैं लेके सप्लीमेंट लेके या पी शॉट्स लेके, या आजकल कुछ शॉट्स भी आने लगे हैं, आजकल बहुत सारे LRG9 कंपोनेंट्स आने लगे हैं और बहुत सारी चीज़ें इतनी ले लेता है कि उसका फिर इरेक्शन आना बंद हो जाता है बिना सप्लीमेंट्स के। तो ये गलत है, इसको रोकना चाहिए। तो आपके हिसाब से एग्जैक्ट मेंटल हेल्थ है क्या एक लड़के के लिए? मैं तो यही मानता हूँ कि मेंटल हेल्थ जब वो एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ता है, उसका बोलते हैं ना कि एक लाइफ स्टाइल का पार्ट है। अगर सुबह उठने से ही अगर उसने लाइफ स्टाइल अच्छी रख ली, वो सुबह उठते से ही उसको योगा एक्सरसाइज वगैरह कर ले और माइंड को इतना अच्छा कर ले कि उसके दिमाग में कभी नेगेटिविटी ना आए। मैं तो बोलता हूँ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बहुत है। बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक वर्ड आपने सुना होगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छा करे, उसको मालूम है कि मुझे ये हेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है, पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई में और टाइम मुझे देना है अपने आप को। जब वो अपने आप को टाइम देने लगता है तो हर चीज़ सही हो जाती है। मगर वो जब दुनिया को देखने लगता है तो वहाँ पे स्टेरॉइड लेना, फिर गलत व्यसन करना। तो हेल्दी माइंड के लिए आपको एक पूरा रूटीन सेट करना पड़ेगा, रूटीन ज़रूरी है। मेडिटेशन कितना ज़रूरी है एक अच्छी सेक्स लाइफ के लिए? बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत जो प्राचीन काल में हम देखा करते थे, ना कोई मेडिसिन्स होती थी, ना कोई स्टेरॉइड्स होते थे, ना कुछ होता था, फिर भी लोग बहुत अच्छा सेक्स करते थे। और आपने तो कामा सूत्र के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पे तो उसका जो रूप है, कामा सूत्र कहाँ से आया? जो नेचुरल हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति, उस समय तो दवाइयाँ भी नहीं थी, नेचुरल लोग पोजिशंस बदलते के सेक्स कर लेते थे। तो आज वो पोजिशन तो छोड़ो, एक ही पोजिशन में खेल हो जाता है। तो वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेचुरल योगा एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, क्योंकि माइंड हमारा जो सोचता है वही हमारी बॉडी एक्ट करती है। माइंड में अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, तो इरेक्शन आएगा ही नहीं, फिर आप दवाइयाँ लेते रहेंगे। तो सर आप लड़कों के बारे में जब इतना बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली आपके हिसाब से मैनहुड है क्या? बेसिकली अडल्ट मैनहुड के लिए आप अगर सोचें, अल्फा मेल जो आज वर्ड बहुत चल रहा है कि सर मैं देखिए ऑरा बहुत मैंने हमेशा बोला है ऑरा। जब वो बच्चा पॉर्न देखता है तो पॉर्न में वो देखता है कि मैं वो पोजीशंस चेंज हो रही है, वो आधा 1-1 घंटा वो सेक्स कर रहा है इंसान, तो वो एक तरीके से रियल लाइफ है, आपको भी मालूम है। मगर उसके नज़र में क्या है कि मैं एज अ मेल ऐसा परफॉर्म करूं। अब वो मैनहुड में क्या उसके दिमाग में क्या आ गया कि मैं ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास आता है पेशेंट, सर मेरा साइज तो छोटा है,
किससे कंपेयर करा? बोलता सर मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैंने बोला देखा कहाँ पे, कंपेयर किससे करोगे आप? बोलता मैंने मूवी में देखा था। मूवी किससे? पॉर्न मूवी में। तो वहाँ पे तो इंजेक्शन पी शॉट्स वगैरह लगा के और आर्टिफिशियल आजकल इम्प्लांट्स भी होने लगे हैं, तो वो एक तरीके से प्रोफेशनल है। तो मैं उसको समझाता हूँ बेटा तुम्हारा जो इंच होना चाहिए 3 इंच 4 इंच 5 इंच, इरेक्शन फ्लेक्सिड मोड में अलग है और इरेक्शन मोड में अलग है। हम पूरी चीजें क्लियर कर, मगर उसके दिमाग में क्या बैठ गया हो रहा कि मेरे को वहां पे जाना है, मुझे परफॉर्म ऐसा करना है, तो वो वहां पे उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। बार बार समझाने के बाद मैं अगर नहीं समझा पा रहा हूँ, बोलेगा नहीं नहीं आप तो टीचर हो, मैं दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरा डॉक्टर इसी का फायदा उठाता है। जैसे नीम हकीम खतरे जान, वो नीम हकीम के पास गया, उसने बोला अरे तेरा तो छोटा है अब उसके दिमाग में पिक्चर बन गई, तेरा तो छोटा है, तेरा तो छोटा है। वो छोटा छोटा करते करते उससे वो लाखों रुपए लूट लेते हैं और वो देते कुछ नहीं, वो चटनी दे देते हैं। तो ये देखिए कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। मेरे अगर आप बोल रहे हैं ना, मेन उसका माइंडसेट कब चेंज होगा? जब वो नॉर्मल पोजीशंस उसको मालूम हो कि मेरे को क्या है, हमारे प्रॉपर कितना इरेक्शन होना चाहिए, कितना क्या, वो सब मिसगाइड हो रहा है। तो जो अभी आपने नीम हकीम की बात करी या झोला छाप डॉक्टर्स Yes. बहुत सारे आ गए हैं, यस, तो ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं? बढ़ाते तो मैं तो बोलता हूँ ब्लेंडर है बढ़ाना तो बोलते खत्म ही कर देते हैं ये लोग, बढ़ा नहीं देते, खत्म ही कर देते हैं। क्योंकि होता क्या है, उनका इंटेंशन अलग है। पेशेंट आता है डर के, देखिए कोई भी पेशेंट खुश होकर तो नहीं आएगा, वो आएगा दुखी स्टेट में तो आएगा। काले रूम में बुलाएंगे, काले पर्दे में बंद करवा के वो सब चीजें। और वैसे ही मैं बोलता हूँ ना, जब दुखी आया है बोलते हैं और उसको दुखी कर दो, तो उसको पहले ही बोल देते हैं अरे तुम्हारा तो, तुम तो तलाक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हारा क्या है, तुम तो ये हो। तो वो माइंडसेट उसका इतना ज़्यादा उसको डिप्रेस कर देते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, पेशेंट इतना डिप्रेशन में आ जाता है, बचा कुचा जो इरेक्शन है वो भी चला जाता है। क्योंकि हर चीज़ तो माइंड से, जो आप बोल रहे थे माइंड क्या है, माइंड से बोलते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब उसका मन ही उसका चंचल है और उसको दिमाग में बार बार उस डॉक्टर उसको थोड़ा ना मालूम वो झोला छाप है। अभी एक पेशेंट आया, मुझे एक बहुत अच्छा ह्यूमर आया, वो तंबू गाड़ के नहीं बैठे रहते हैं। जी जी जी। तो मैंने पूछा उससे कि क्या हुआ बेटा, तुम इतना डिप्रेस क्यों? सर मैं तो मरने वाला था, मैंने आपके वीडियोस देख लिए यूट्यूब पे, तो मैं आपके पास आया, आप मेरी आखिरी होप हो। मैंने बोला क्या हुआ क्या? सर वो उसने बोल दिया कि तुम तो नपुंसक हो, तुम्हारा तो छोटा है। मैंने बोला किसने बोला? बोला मैं तंबू वाले एक था, मैं उसने मुझे पूछ जड़ी बूटियां भी दी 12-15 हज़ार की, और जैन लिखा था, जैन दवा खाना। तो मैंने बोला दवा खाना मतलब? वो ऐसे तंबू गाड़ के मैंने बोला हुआ क्या? बोलता है सर मैंने लिया तो उससे मुझे इतना ज़्यादा घबराहट हुई, रात में मैं सो नहीं पाया। तो मैंने बोला फिर दवाई? बोलता है मैंने रख ली घर पे। तो मैंने बोला वो व्याग्रा थी बेटा तो उससे हुआ क्या, साइज बढ़ गया? बोलता नहीं, दूसरे दिन तो मुझे पेशाब में भी जलन होने लगी। तो सोच के देखिए कि वो इंसान जो मिसगाइड होकर मेरे पास आता है नीम हकीम के चक्कर में, तो वो कितना ज़्यादा डिप्रेस हो जाए। हम उसको बताते हैं कि बेटा नेचर साइज इज नॉट डजेंट मैटर, साइज एक नेचुरल होता है, आपके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे होता है और आपके हार्मोन्स पे होता है, तब वो जाके रिलैक्स होता है। तो सोच के देखिए कि मिसगाइड तो हो ही रहा है ना। अभी आपने व्याग्रा की बात करी, यस व्याग्रा से रिलेटेड और भी बहुत सारी मेडिसिन यस हैं यस जो कि मेडिकल स्टोर वाला बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे यस देता है। यस यस। तो क्या ये सेफ है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और अभी तो बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही है कफ सिरप का, जो आपने देखा जी। जो प्रॉब्लम चल रही है। और मैं भारत सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को भी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज मेडिकल स्टोर, देखिए वो तो दवाई बेचने बैठा है, आप कितने भी नियम लिखा। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इंडिया इज ए जुगाड़ू कंट्री, सुना है आपने ये वर्ड? बिल्कुल। जितनी सबसे पहले जाके मेडिकल स्टोर वाले से दवाइयाँ ले लेते हैं वो। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं सब दवाई खा के आते हैं। अब वो बोलते हैं मैंने प्यार की गोली खाई, अब उसको नाम थोड़ी ना मालूम, सिल्डेनाफिल, टेडेलेफिल, वर्डेनाफिल क्या होता है उसको क्या मालूम। वो गया बोलना, वो बोलता भी कैसे, देना प्यार की गोली, वो थोड़ा सा जा रहा हूँ। और इवन कॉन्डम लेने के लिए भी शर्माते हैं पेशेंट। तो वो जो लेके कॉन्डम तो अलग बात है, जब वो तो व्याग्रा गोली खा के सेक्स करके कई दिनों तक वो एडिक्टेड हो जाता है, तब उसको मालूम है कि वो दवाई भी काम करना बंद कर दी। कुछ समय के बाद दवाई काम करना बंद कर देती, क्योंकि वो सिल्डेनाफिल बनी उसके लिए नहीं है। पहली बात तो वो फॉर्मूला जो फाइजर कंपनी ने पेटेंट करा था, उसका रोल था हार्ट पेशेंट्स के लिए, वो बल्कि लो कर देता है प्रेशर, वो रिलीज कर देता है। तो डोपामाइन रिलीज करना है और वो वेन्स को डायलेट कर देता है, उल्टा है बल्कि। उससे कोई उस टाइमिंग से उसका कोई रिलेशन नहीं है सिल्डेनाफिल का। एक बात और बताऊं आपको, मगर वो माइंडसेट क्या है, प्यार की गोली मैंने खाई, मेरा इरेक्शन आ गया, क्योंकि वो प्रोसेस अलग है। मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, आंख का इलाज करवाना है जगह पेट के डॉक्टर के पास, वही वाली बात हो गई ना। तो वो व्याग्रा गोली खा के जब उसको हेडेक होता है, एसिडिटी होती है, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, उसको लगने लगता है कि मैं एडिक्टेड हो चुका हूं, मगर वो मजबूरी क्या है कि उसको परफॉर्म करना है अल्फा मेल। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये साबित करना चाहता है कि मैं आई एम द बेस्ट। तो वो आई एम द बेस्ट के चक्कर में कई सालों तक व्याग्रा खा के मेरे पास आता है। तो आप सोचिए कि उसकी क्या हालत होती होगी। क्या उसको नॉर्मल कुछ हर्ब्स काम करेंगे? मतलब एक तरह से ये व्याग्रा डिपेंडेंट सेक्स हो गया। व्याग्रा डिपेंडेंट सेक्स है, एडिक्शन है, 100% एडिक्शन है, और इसको तत्काल बैन करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ व्याग्रा का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। तो क्या व्याग्रा से हार्ट अटैक हो सकता है? मैं क्या बताऊँ मैं आपको कि मेरा ही पेशेंट था, मैं इंदौर था,
मैं पेशेंट का अपॉइंटमेंट हुआ, पेशेंट मुझसे नहीं मिल पाया, और इतना ज़्यादा, आपको मालूम है ना कि नया बोलते हैं नया नया जोश, एक वर्ड सुना होगा, जी। वो इतना जोश में था, कहीं उसको ले जाना होगा अपनी गर्लफ्रेंड को, तो उसने एक पत्ता लिया, एक पत्ते में 4 गोली आती है, जो कि मुझे नाम नहीं मालूम किस कंपनी का था। मंडे को फ़ोन करा हमारे असिस्टेंट ने कि सर आ गए हैं इंदौर से, अब आप आके दिखा दीजिए। बोलता है मैं एडमिट हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसने 4 गोली एक साथ खा ली, जबकि मेडिकल ने उसको नहीं बताया। मेडिकल वाला इज नॉट सपोज टू गिव द डोजेस, उसको डोज थोड़ी ना बताएगा। उसने 4 गोली बोली, चारों खा गया, एक खाया इरेक्शन नहीं आया, दूसरी खाई नहीं आया। 400 mg सिलिडेनाफिल के बाद वो कैसे क्या हालत हुई होगी सोचिए। तो हार्ट अटैक तो आएगा, वो तो एडमिट था पेशेंट। तो यही गलती है, वो 500 रुपये बचाने के चक्कर में यार डॉक्टर ही नहीं मिल रहा, इसीलिए पढ़ाना शुरू करा। जो मेरा मेन मोटो है आज, कि आज मैं क्यों आज लाखों लोगों तक मैं पहुंचने के लिए उन हज़ारों डॉक्टर्स को पढ़ा रहा हूं, कि वही डॉक्टर, मैं लाखों लोगों तक नहीं पहुंच सकता, मगर वो हज़ारों डॉक्टर। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई शैलेंद्र जी की, एक जंगल में आग लग गई थी, और वो जंगल में बंदर भी था, चिड़िया भी थी, पेड़ पे बैठी थी, और बंदर उस चिड़िया को देख के हंस रहा था, और वो चिड़िया क्या कर रही थी कि पानी उठाती और वो जंगल में डालती, वो पानी उठाती, और वो बंदर बार बार हंस रहा था। तो वो बोलती है, बंदर मामा तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो बोलता है, तेरी बूंद बूंद पानी से क्या इस जंगल की आग बुझेगी? तो वो चिड़िया का जवाब था कि मैं जानती हूं बंदर मामा कि बूंद बूंद पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, तुम्हारी तरह आग बुझाने वालों में होगा। तो मेरा एक मोटो ये है कि कम से कम आज जो इंडिया में ये झोला छाप डॉक्टर हों, चाहे आज मेडिकल स्टोर के, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, वो भी अपना काम कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं बोलते हैं आ बैल मुझे मार, अपने पैर पे जो पेशेंट खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, अगर वो एक ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा जो उसको बताएगा कि देयर इज नो नीड फॉर व्याग्रा, आप अपना मैनहुड, अपना एडल्टहुड, अपना माइंड सेट इतना रखो कि आपको जरूरत ही नहीं है दवाई की, आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, अच्छा खान पान खाओ, स्लीप अच्छी लो 8 घंटे की, तो जरूरत ही नहीं है दवाई की। ये आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, किसी दवाई की जरूरत नहीं है, मगर वो गलती तो पहले ही करके आते हैं ना। सर इसके आगे और वो आते हैं, जैसे आजकल अश्वगंधा, ये अपना शिलाजीत ये सारी चीजें, बिल्कुल ये सारी चीजें बोलते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन हर्ब भी आती है। यस बिल्कुल। तो पनीर को मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई रूट करके रूट है हाँ। जी। तो ये बहुत ज्यादा इसका कंजप्शन है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मतलब जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, खासकर शिलाजीत के बारे में, कि उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि वहाँ डायरेक्ट मूनलाइट पड़नी चाहिए, उधर से निकलेगा। तो जो इतनी सारी चीजें आ रही हैं मार्केट में कि भाई घोल के पियो, गमीज के फॉर्म में खाओ, टैबलेट्स के फॉर्म में खाओ, तो क्या ये सारी चीजें सेफ हैं? बोलना नहीं चाहिए शैलेंद्र जी कि जैसे त्योहार आते हैं जी, तो मेरे से एक ने पूछा कि त्योहार क्यों आते हैं, तो मैंने बोला देखो त्योहार तो इसलिए आते हैं कि एक हमारा लोग आपस में मिले जुले, तो इसीलिए बोलते हैं होली आती है तो लोग पिचकारी बेचते हैं, दिवाली आती है तो लोग फटाके बेचते हैं, तो मैंने बोला उनका बिजनेस बढ़ रहा है ना, वैसे ही इसको बिजनेस बना दिया है। शिलाजीत, अश्वगंधा, मूसली आज करोड़ों की इंडस्ट्री है, आज करोड़ों की दवाइयां बिक रही है डेली, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी है, हर इंसान तो डॉक्टर को दिखा नहीं सकता, 500 रुपये खर्च नहीं कर सकता। ये आज बोल सकते हैं कि शक्कर की तरह बिक रहा है, टॉफी की तरह बिक रहा है शिलाजीत, और है कुछ भी नहीं, ओरिजिनल शिलाजीत तो मिलेगा ही नहीं। वो पचमढ़ी में जाके, कहाँ महाबलेश्वर जाके, कहाँ पहाड़ों में जाके, वो ओरिजिनल तो कोई खा भी नहीं सकता। ये तो उसका 0.001% पार्ट उसमें पाउडर में मिला के देते हैं, वो भी नेचुरल नहीं है। जैसे शहद आपको नेचुरल नहीं मिलेगा, वो भी चाशनी वाला मिलता है, वैसे ही शिलाजीत ओरिजिनल है ही नहीं, और ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं है। कुछ कंपनी से सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। ये सब चीजें एक तरीके से ऑरा बना दिया है, एडवर्टाइजिंग है। वो 10 रुपए की चीज वो 1000 रुपए में बेच रहे हैं, सिर्फ एडवर्टाइज है, सर्टिफिकेट से क्या होगा। तो बट सर ये देखिए ना कि वो 1000 रुपए की चीज खाने के लिए तैयार है, बट 500 रुपए डॉक्टर को देने के लिए तैयार ये नहीं सबसे है। बड़ी बात है, क्योंकि उसको इजीली मिल रहा है ना, वो टैबू है। वही बात है ना कि बोलते हैं ना, वहां तक वो जो स्पीकर होता है ना, वो फोन होता है, वो उठाने में उसको 10 किलो का लगता है, कि मैं फोन पे क्या बोलूंगा कि मेरा हो नहीं रहा। क्या क्या बोलेगा वो। आधे लोग तो फोन पे ही नहीं बताते हैं, बोलते मेरा कहीं रिकॉर्ड ना हो जाए, डर रहे हैं ना, वो टैबू है। वो फोन स्पीकर इतना हैवी हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं क्या बोलूं। कुछ लोग तो फोन बोलते हैं हाँ बाद में बात करते हैं। तो सोच के आज तो अवेयरनेस है, हम लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म रखा है, जहाँ पे हम पूरा डाटा प्राइवेसी रखते हैं, A to Z, इवन उसका नाम भी कहीं हाईलाइट नहीं करते हैं। तो आज घर बैठे इंसान अपना जो भी क्वेरीज है पूछ सकता है। इतनी सुविधाएं आजकल, तो 21वीं सदी है। सर इसके ऊपर एक चीज और आती है, लोग इंजेक्शंस यूज करते हैं परफॉर्म करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिसे 1-1.5 घंटे तक वो परफॉर्म कर सके, अगेन वो अल्फा मेल वाली चीज। यस। इंजेक्शंस कितने सेफ हैं? पहले सेफ और अनसेफ तो बात की बात है, आजकल तो डॉक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं और टेस्टिस में इंजेक्शन लगाओ, उसको पी शॉट लगाओ। और पी शॉट क्या है, वो कुछ नहीं, प्लाज्मा है, निकाल के लगाना है, मगर वो आगे जाके एडिक्शन है। और वो यही बता रहा हूँ मैं आपको भाई, जब व्याग्रा की जरूरत नहीं है तो पी शॉट तो उसका बहुत ज्यादा आगे की जनरेशन है। तो डॉक्टर्स को क्या पैसा मिलता है ये चीजें बेचने के लिए?
क्यों नहीं मिलेगा? वो कमीशन है पूरा है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा है। जब भी पेशेंट को हम कोई सर्विस देंगे तो पैसा तो लेंगे, जब तक सर्विस नहीं देंगे वो पैसा कैसे देगा? जो उसको शॉट लगा देते हैं, उसको आर्टिफिशियल इरेक्शन आने इरेक्शन आ लगता जाता है, है। तो वो तो खुश हो जाता है, 10,000 5,000 दे देता है वो। तो ये गलत है। सबसे पहले डॉक्टर्स को ये सोचना चाहिए कि आज हमें ईश्वर ने एक आशीर्वाद दिया है, एक ऐसा नोबल प्रोफेशन दिया है डॉक्टर का, तो पहले तो वो खुद को ही उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले ही प्रोत्साहित करोगे तो पेशेंट तो परेशान हो जाएगा ना, वो एडिक्टेड हो जाएगा। तो हमें वो रास्ता ही बंद करना पड़ेगा। तो अभी आप जब इरेक्शन की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द ऑप्टिमम साइज़ ऑफ अ पेनिस? देखिए इन रिलैक्स टर्म्स ऑफ लेंथ एंड हाँ, इन टर्म्स ऑफ गिर्थ थिकनेस। गिर्थ राइट, गिर्थ। देखिए शैलेंद्र जी, होता क्या है कि पेशेंट सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पॉर्न देख के आता है। पॉर्न में उसको दिखता है, अरे ये तो अल्फा मेल, मेरा साइज इतना होना चाहिए। और गर्लफ्रेंड भी कभी कभी बोल देती है। अब वो माइंडसेट क्या है, वो मेरी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया तेरा छोटा है, वो एक तरह से मजाक मस्ती में बोला या किस वे में बोला हमें नहीं मालूम, मगर उसके दिमाग में क्या बैठ गया, मेरा छोटा, अब मुझे इसको बड़ा करना है। वो पेशेंट डायरेक्ट क्या जाता है मेडिकल पे देना कोई लिंग वर्धक, वो क्या बोलेगा, मेडिकल वाले को मालूम होता, खुद डॉक्टर नहीं बन जाता। फिर उसको तेल दे देता, जापानी तेल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सांडा तेल, फलाना तेल, XY अल्फा तेल। तो वो तेल लगा लगा के परेशान है। वो तेल लगा तो रहा है, उससे मास्टरबेट भी कर रहा है और छोटा हो गया। अब वो गया था बोलते लेने, मतलब जाना था लंदन, पहुंच गया कहाँ पे है ना, तो वो हुआ कुछ नहीं। फिर वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर अगर देखिए कोई एडुकेटेड मिल जाए, कोई फैमिली डॉक्टर मिल जाए या कोई कीन ऑब्जर्वर मिल जाए तो उसको बता देगा बेटा साइज डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक हो। एक जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से 3 रिलैक्स पोजीशन पे 3 इंच 3, और उसमें हेल्दी अगर होगा इरेक्शन आ जाएगा 6 तक जाता है, 5 to 6। मगर अगर कोई इंसान उसको मिसगाइड करना चाहे तो उसको 50-60 हज़ार की दवाइयां दे देगा, उसको एडिक्टेड बना देगा, बोलेगा तुम इंजेक्शन लगा लो, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले। TRT तक चल रहा है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और इसके नाम पे लोग बेच रहे हैं और पानी भर भर के बेच रहे हैं। पी शॉट के नाम पे पानी बेच रहे हैं। 3-3,500 रुपए ले लेते हैं, पानी की इंजेक्शन लगा देते हैं, वो थोड़ी ना नेचुरल पी शॉट है। प्लेसिबो इफेक्ट कर रहे हैं। प्लेसिबो इफेक्ट। तो पेशेंट को कुछ नहीं है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को साबित करना चाहता है कि मुझे तो अल्फा मेल बनना है, मेरा तो निग्रो जैसा है। तो वो देख के किसको आ रहा है, आर्टिफिशियल जो पी शॉट लगा के काम चला रहे हैं। तो एवरेज साइज जो नेचुरल प्रकृति ने हमें दिया है, नॉर्मल पोजीशन, और साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन परफॉर्मेंस होता है। तो अगर हम एक सेक्स ड्राइव की बात करें तो एक फीमेल का कितना बड़ा रोल होता है एक अच्छी सेक्स ड्राइव में? देखिए अराउजल जो होता है जब हस्बैंड रात में घर पे आता है, वैसे तो बहुत गलतियां ये होती हैं कि हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को रिस्पेक्ट दे, म्यूचुअल ट्यूनिंग होती है। बिल्कुल। वाइफ का मन नहीं है तो हस्बैंड को फोर्स नहीं करना चाहिए, मगर बोलता है हस्बैंड कि सर इसका तो कभी मन ही नहीं करता। तो एक कंट्रोवर्सी वाली बात है, मगर वाइफ और हस्बैंड के बीच में एक ऐसी ट्यूनिंग होनी चाहिए, इसको बोलते हैं ना फोर प्ले का पार्ट। और जब तक फोर प्ले नहीं होगा, वो डोपामाइन रिलीज नहीं होगा, इरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, और वो एक तरह से औपचारिकता हो जाएगी। बोलते हैं ना काम चलाना है, सेक्स में क्या है 2-3 मिनट का काम है, मगर वो प्रॉब्लम कब आती है जब एक प्रॉपर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, एक बोलते हैं ना आंखों से आंखें मिलना। तो इसके लिए एक मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि फोर प्ले को बहुत इंपॉर्टेंस दें। इंटरकोर्स इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग, इंटरकोर्स तो हो जाएगा, और इतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि सेंसेस होते हैं बॉडी में, जब एक दूसरे को टच करते हैं, टच सेंसेस बोलते हैं हमें, वो फीलिंग दोनों की तरफ से आनी चाहिए, म्यूचुअल होता है। तो ये पॉइंट अगर हम देखें तो दोनों तरफ से ही होगा म्यूचुअल। तो सर अभी आपने फोर प्ले की बात करी, तो फोर प्ले, रोल प्ले एंड राउंड्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए 90% लोग बोलते हैं कि मुझे तो इंटरकोर्स करना है, गए और काम खत्म कर लिया, खाना खाया, खाना खा के तुरंत बेड पे गए और सेक्स को, मेरे ख्याल से ये भी गलत है। खाना और सेक्स में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, मैं हर पेशेंट को बताता हूँ। उसका कारण डाइजेस्टिव सिस्टम आपका रेगुलेट होता है, 1 घंटा डाइजेशन होने में लग जाता है, आधा घंटा पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद हमें वॉक करना है और नहाना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे नहाना क्यों ज़रूरी है? फ्रेश माइंड, जब तक दिमाग फ्रेश नहीं होगा, बॉडी फ्रेश नहीं होगी, और दोनों पार्टनर को म्यूचुअल है। मैंने क्या बोला, अगर दोनों पार्टनर साथ में नहा लें चाहे अलग नहा लें, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस साथ में नहाएंगे तो और अच्छा है। उसके बाद वो फोर प्ले शुरू होता है, और फोर प्ले में कुछ सीड्यूसिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे लेडीज में बूब्स होते हैं, कान के पीछे होता है, कुछ ऐसे बटक्स का पॉइंट्स होते हैं, तो वहां पे प्रेस करने से उनके अंदर अराउजल आता है। वैसे ही जेंट्स के अंदर निपल्स होते हैं और टेस्टिस होती है, टेस्टिकल्स, उसमें अगर वो सहला दे, और कुछ लोग तो ब्लो जॉब भी करते हैं, मगर वो हेल्दी होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, उसके बारे में मैं और डिस्कस कर लूंगा। मगर 90% लोग ये काम नहीं करते, फोर प्ले स्किप हो जाता है 90% केसेस में। और पेशेंट को जब पूछा भी जाता है तो शर्माता है, बोलता है मुझे नहीं मालूम। और रोल प्ले उसके बाद का पार्ट होता है, जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, और वो फोर प्ले में किसी देखिए जो डिस्चार्ज होते हैं ना, प्रीकम जिसको बोलते हैं, वो मेल्स में भी आता है, वो नेचुरल है वो, और फीमेल्स में भी आता है उसको क्योंकि प्रकृति ने जो वेजाइना के अंदर कुछ डिस्चार्जेस निकलते हैं, जो हेल्दी डिस्चार्ज है, जिसको प्रीकम बोल सकते हैं, वो लुब्रिकेशन के लिए रहता है कि फीमेल्स को भी पेन ना हो, मेल्स को भी। और ये क्लिटोरिस एक होता है पार्ट जिसको सेड्यूस करना
एक्साइटेड करना, कुछ लोग टंग से करते हैं, कुछ लोग पीनस से करते हैं। अब रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब तक वो ड्राइनेस रहेगी तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो दोनों तरफ से डिस्चार्जेस होते हैं और हेल्दी सेक्स होता है। और उसके बाद जो लास्ट क्लाइमेक्स होता है, बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग सेक्स करने के बाद एक साइड तुम सो गए, एक साइड मैं सो गई, और वो एक तरीके से औपचारिकता। तो लेडी पार्टनर को कभी कभी लगता है देखो इसको अपना काम हो गया, तो दोनों को एक तरह से हग देना, वो लास्ट पॉइंट होता है कंक्लूजन। तो वो रोल प्ले के बाद वो पॉइंट शुरू होता है। राउंड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? राउंड्स देखिए पोजीशंस पे डिपेंड करता है। अब मिशनरी पोजीशन मैक्सिमम लोग उसी पोजीशन पे करते हैं, और वो 90% लोगों को यही मालूम है, 99% लोगों को मेजे ऊपर रहना है, पार्टनर को नीचे रहना है। अब पोजीशन पे मेल रहता है, मगर जो बेस्ट पोजीशन रहती है वो काउगर्ल पोजीशन है। वो पोजीशन सबसे अच्छी है, और ये चीज़ें जब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी हो पाएगा। क्योंकि देखा गया विलेजेस में और ऐसे सिटीज़ में जहाँ पे लोग, जैसे भोपाल को भी आज लोग गांव बोलते हैं, तो यहाँ पे तो वो मिशनरी पोजीशन और एक ही पोजीशन चलती है। मगर मेट्रोज में जाएंगे तो वो प्रॉपर उनको लगता है डॉगी पोजीशन भी हो, काउगर्ल पोजीशन हो, अप साइड हो। तो उससे एक बोलते हैं ना कि जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, पानी ऊपर से नीचे ही आता है, अगर हम ऊपर रहेंगे, पार्टनर ऊपर रहेगा, मेल, फीमेल नीचे रहेगी, जल्दी निकल जाएगा। पार्टनर ऊपर रहेगी तो वो कहीं ना कहीं टाइमिंग को भी बढ़ाने के लिए राउंड्स बहुत ज़रूरी है और पोजीशंस बदलना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कीगल एक्सरसाइज, होल्डिंग टाइम होना चाहिए। इनफैक्ट काउगर्ल पोजीशन में ये बोला जाता है कि ज़्यादा फीमेल को अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, क्योंकि पूरा उसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा मिलता है, पेनिट्रेशन अच्छा मिल पाता है, उसमें लेंथ जो पीनस की होती है वो पूरे अंदर तक जा पाती है। यस, एंड शी कैन टेक द ड्राइव अकॉर्डिंग टू हर वे। यस, पोजीशंस में राउंड्स अच्छे हो पाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम तक वो एंजॉय कर पाएगी, उसका डिस्चार्जेस बहुत अच्छे हो पाएंगे। और ऑर्गेजम बहुत बार होता है लेडीज़ में, ये भी गलत फहमी है लोगों को कि कितनी बार डिस्चार्ज करती है। लेडीज़ बहुत बार डिस्चार्ज करती है, पुरुष तो एक बार डिस्चार्ज करके फिर उसको आधा घंटा लग जाता है सेकंड राउंड में, मगर लेडीज़ बार बार डिस्चार्ज करती है। तो इसीलिए एक स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए मेल में। अभी आपने ऑर्गेज्म की बात करी, यस, एग्जैक्टली ऑर्गेज्म है क्या? ऑर्गेज्म जहाँ पे जब दोनों पार्टनर फील गुड करेंगे, प्रॉपर फोर प्ले होगा, रोल प्ले होगा, और उसमें प्रॉपर डिस्चार्ज होगा, उसको ऑर्गेज्म बोलते हैं। बोलते हैं ना कि इसको एक तरीके से अगर हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स और डिस्चार्ज प्रॉपर, और कामा सूत्र का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। जी। इसको एक बहुत अच्छा हिंदी में वर्ड है, मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा था जी। इच्छा, कामो इच्छा और चरम सुख। ओके। उसको चरम सुख तक ले जाने के लिए दोनों पार्टनर जब एक दूसरे को, बिल्कुल ऐसा देखा गया है, बहुत सारे कपल्स आते हैं, क्योंकि हमारी बहू भी डॉक्टर है, तो बहुत सारे कपल्स हमारे पास आते हैं, और मेल फीमेल इतने ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, बताते हैं कि जब वो डिस्चार्ज निकलने वाला होता है तो हम एक दूसरे को बिल्कुल जोर से पकड़ लेते हैं। तो उसको एक तरीके से प्रॉपर ऑर्गेज्म बोलेंगे। आपके पास भी ऑब्वियसली ऐसे केसेस आते होंगे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, स्पेशली बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी, कि उनको टाइम ही नहीं मिलता कि घर से खाना पैक करा के लेके जाएं। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक अच्छा सेक्स नहीं हो हमारे क्या? देखिए, मेट्रोज में तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि हर इंसान भाग रहा है, लाइफ इज़ अ रेस। और आज अगर मैं देखूं तो हर सिटी में यही हालत है। सुबह इंसान जाता है, अपना 7 बजे रूटीन है, ऑफिस जाएगा, और ऑफिस जब जाता है तो ऐसा जाता है कि उसको किसी लड़ाई के मैदान में जाना है, आपको मालूम है ना। मगर उस समय बैटरी बिल्कुल चार्ज रहती है। जब वो ऑफिस से आता है तो उसकी बैटरी बिल्कुल जीरो हो जाती है, मगर वो दिन भर इतना भागता है कि उसका टिफिन तक, उसका लंच, ब्रेकफास्ट तो स्किप हो ही गया जो सुबह सुबह निकला वो। अब ब्रेकफास्ट इज लाइक अ किंग बोलते हैं, हमेशा ये चीज सुनी भी होगी आपने। मगर वो किंग की तरह नहीं, वो भिखारी की तरह हो जाता है, क्योंकि वो भाग ही रहा है। वो तो कहीं एक बोलते हैं ना आश्रित है अपने जॉब पे, तो वो जॉब जाता है, उसको मालूम है मुझे लड़के आना है, और वो ना उसका ब्रेकफास्ट अच्छा हो पा रहा है, और उसके बाद उसका लंच भी स्किप हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक लिमिटेड टाइम है, उसको टास्क पूरा करके 5-6 बजे तक अपना काम क्लोज करना है। और मैक्सिमम लोगों का मैंने सुना है कि ब्रेकफास्ट तो स्किप हुआ, लंच भी स्किप हो गया। अब वो आता है भूखे भेड़िए की तरह, मतलब उसका दिमाग में ग्लूकोज उसका डाउन हो गया, चिड़चिड़ापन। अब आप बताइए, जब वो चिड़चिड़ापन में घर आएगा तो क्या वो सेक्स हो पाएगा? अब वो भरपेट खाना खा लेता है, क्योंकि उसके पास एक टास्क है कि मैं आज पूरा दिन काम कर आया हूँ, अब तो मैं राजा की तरह खाऊंगा। जबकि राजा की तरह कब खाना चाहिए? ब्रेकफास्ट। तो वो जो रात में उसको बोलते हैं 6, 6:30 के बाद, आज जितने भी सेलिब्रिटीज आप देखा होगा 6:30 के बाद खाना नहीं खाते, सूरज डूबने के बाद। और बहुत सारी कम्युनिटीज भी ऐसी है, जैन कम्युनिटीज, वहां नहीं खाते। और आपने देखा होगा लीन थीन और बिल्कुल स्लिम बॉडी है। मगर यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पूरा यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहा है। मतलब रात में वो किसकी तरह खा रहा है? राजा की तरह। मगर वो एक तरह से बोल सकते हैं ना, हवस, वो हबशी हो गया है। वो हबशी क्या हो गया है? जंक फूड मंगवा लो, चिकन मंगवा लो, शराब मंगवा लो। अब रात में 2 बजे तक पार्टी चल रही है। अब वो जब रोज रात में 2 बजे तक खाना खाएगा, जो कि प्रकृति बोलती है कि रात में डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बिल्कुल स्लो हो जाता है। जब रात में डाइजेशन स्लो हो जाएगा, लीवर उसका काम नहीं करेगा, वो चीजें हैवी हो जाएंगी, तो ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से आएगा? तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसका इतना वीक हो जाएगा कि उसका इरेक्शन ही नहीं आएगा। वो तो रिलेटेड है ना, हार्ट लीवर।
तो आप बताइए रात में कैसे सेक्स कर पाएगा वो। यही कारण है कि आज 90% लोग सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, मेट्रोज हो चाहे इधर हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, जितने भी लोगों की शादी हो रही है उनकी भी लाइफ स्टाइल ऐसी है, और 10 में से 5 से 6 कपल सेक्स नहीं कर पा रहे हैं शादी के बाद भी। और यही कारण है कि आगे डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। अभी आपने शराब की बात करी, यस, लोगों का ये भी सोचना है कि अगर आप ड्रिंक करके सेक्स करते हैं तो यस, आपको ज़्यादा अच्छा सेक्स होता यस, है। यस, यस। देखिए, ड्रिंक करके सेक्स करना, ये तो वही बात हुई कि पेशेंट आया मेरे पास, बोलता सर मुझे दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरी पथरी निकल गई। मैंने बोला कैसे? बोलता मैंने बियर पी ली थी। मेरे दोस्त ने बोला बियर पी लेगा तो पेशाब का फ्लो बढ़ जाएगा, तो मेरी सही में पथरी निकल गई। तो ये मिथ है, ये मिथ भी है और एक तुक्का है। तुक्का समझते हैं ना? जी। तो ये शराब पी के, एक बोलते हैं ना हमारा इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स, एक हमारे दिमाग में जो सेंटर होता है, एक बोलते हैं ना कि ये जो शराब बनी कैसे थी, ये सोल्जर्स के लिए बनी थी कि उनका अलर्टनेस बढ़ जाए। तो जब मैं शराब पीता हूँ तो गाड़ी की स्पीड 120 हो जाती है। जब मैं शराब पीता हूँ तो मुझे लगता है मैं अल्फा मेल हो गया हूँ, अब आ जाओ सामने। तो वो वाइफ भी उसको ऐसा लगती है कि मैं जंग में हूँ और ये सामने मेरी दुश्मन तो नहीं है, मगर इसके साथ मुझे परफॉर्म करना है। तो एक इनहिबिलिटी एक बोलते हैं ना, एक इंसान के अंदर जो डर होता है, हिच होती है, वो निकल जाती है, वो दबंग हो जाता है। वो दबंग होने के चक्कर में उसका टाइम थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, मगर कहीं लिखा नहीं है कि शराब पी के सेक्स करने से टाइम बढ़ता है। ये एक मन में एक वहम है, एक बोल सकते हैं मिथ है, और एक तुक्का है। तो मेल और फीमेल में हम्म। कब तक सेक्स लाइफ एकदम पीक पे रहती है? देखिए, अगर बात करें कि माइंडसेट है इसमें भी पूरा, जी। क्योंकि जब मेल और फीमेल शादी करते हैं तो पहला साल तो उनका बहुत अच्छा रहता है, सुहागरात से लेकर हनीमून तक। हनीमून के बाद फिर सब काम में उलझ जाते हैं। बोलते हैं ना, एक इंसान जब मरता है तो उसको 12वीं 13वीं मना के उसको भूल जाते हैं। आजकल तो वो 12वीं 13वीं भी नहीं मनाते, आजकल तो बोलते हैं पगड़ी रस्म में ही भूल जाओ। तो वैसे ही शादी भी ऐसी ही है, मरना जीना सब एक जैसा हो गया। इंसान भाग रहा है, लाइफ इज अ रेस, मैं हमेशा बोलता हूँ। क्योंकि वो जो पहला हनीमून हुआ, दूसरा हनीमून हुआ, तीसरे तक तो खेल ही खत्म हो जाता है। बोलता है अब छोड़ो यार, अब अपना काम करते हैं। मतलब जो अट्रैक्शन था वो खत्म हो गया। अरेंज मैरिज में ज़्यादा होता है, लव मैरिज में तो फिर भी नोक झोंक और ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। और ये जो ट्रेंड चल रहा था कि 4 साल बाद बच्चा करेंगे, 10 साल बाद बच्चा करेंगे, वो भी अभी चल ही रहा है। तो वो जो हार्मोन्स उनके वैसे भी डाउन हो जाते हैं। अब बात आ रही है कि कितना जो कपल, हेल्दी कपल है, वो कितना सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है, वो कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसका टास्क चेंज हो गया। वो भी आप एक दूसरे में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो किस एज तक ये अच्छा सेक्स पीक तक कर पाते हैं मेल और फीमेल? मेल फीमेल की जो एक शादी के बाद का जैसे ही बच्चा हो जाता है, उनकी क्रेविंग्स खत्म हो जाती है, क्योंकि वो भी बिजी हो जाती है, पार्टनर भी बिजी हो जाता है। फिर जब लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाती है कि अब उसका पूरा टास्क क्या है, बच्चे को पालने में। बच्चा जब तक बड़ा ना हो जाए, बच्चा जब तक पूरा कॉलेज में ना आ जाए, जब तक तो उसके दिमाग में यही चीज़ रहती है कि मुझे अपना कर्तव्य पालन करना है। अब इसमें मेल भी सफ़र करता है और फीमेल भी सफ़र करती है। जबकि पीक आवर्स, पीक ईयर्स वही थे, 30 से 35, 35 से 40। क्योंकि 45 में तो मीनोपॉज हो जाता है, और आपने मीनोपॉज सुना होगा, महिलाओं में महीना बंद होता है। जी। मेल मीनोपॉज नहीं सुना होगा आपने। मेल मीनोपॉज की एज होती है 45 से 55, वो भी सेम है, क्योंकि हार्मोन्स तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल हार्मोन है। एफएसएच एलएच अलग होता है, ये फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। मगर आप सोच के देखिए, वो जो महिला है 45 तक अपने बच्चों को पाल रही है, 50 तक बच्चा बड़ा कर रही है, 60 तक उसकी शादी कर रही है, वो 60 के बाद जागती है महिला। यानी जो पीक आवर्स थे उसने गवा दिए ना, पीक ईयर्स गवा दिए उसने। कौन से वाले? 30 से लेकर 55 साल। 55 साल तक स्ट्रगल करके उनने बच्चों को बड़ा कर दिया, उनके हार्मोन्स तो सप्रेस हो गए, मगर वो जो एक अंदर से बोलते हैं ना दबा हुआ था प्रेशर, वो प्रेशर बाद में प्रेशर कुकर की तरह उबलता है। मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं जो 60 के बाद जागते हैं, बोलते हैं अब हम सेक्स करते हैं, क्योंकि अब हम फ्री हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था वो माइंडसेट पे है। माइंड अगर रिलैक्स है तो इंसान 30-35 साल में भी अच्छा सेक्स कर पाएगा। अगर माइंड रिलैक्स नहीं है तो 60 के बाद जागता है। ओके, तो एक अच्छा सेक्स के लिए फ्रेगनेंस कितना मैटर करती है? प्रेगनेंस और हाइजीन बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, जो पति है वो सुबह से निकला, रात में आया और पसीना मार रहा है, मुंह में गुटखे की बदबू आ रही है। बहुत सारे मेरे पास आते हैं, हस्बैंड बोलते हैं सर मेरी वाइफ को मन नहीं करता। मैंने कहा कैसे मन करेगा? तुम मुझसे दवाई तो ले जा रहे हो, मुंह में तुम्हें गुटखा खाया हुआ है। अब तुम जब उसको किस करोगे, तुम्हारी वाइफ अगर गुटखा खा के बैठी हो, तुम किस करोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? तो हंसने लगता है। तो खुद सोच के देखिए, हाइजीन तो बहुत ज़रूरी है। उसका साइड में उसने शेव नहीं करा है अपने जो एक्जिला में, उसके प्यूबिक हेयर्स उसने निकाले नहीं है, वो बोलता है मेरे को ब्लो जॉब करो। बहुत सारे कपल्स आते हैं जहाँ पे फाइट हो जाती है। वो बोलता है हस्बैंड की मुझे ब्लो जॉब करो, वाइफ बोलती मैं नहीं करूँगी, तुम्हारा बाल है। वो हाइजीन है ही नहीं। जब हाइजीन नहीं होगी तो फिर वो कहाँ से सेक्सुअल होगा? और पूरा गंदगी अंदर जमा रहती है, वो सफाई नहीं करते अंदर। वो मेल एंड हाइजीन पूरा मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं पूरे। तो जैसे अभी हम लोग ने पहले 18 ईयर्स वाली एज की भी बात करी। तो पहले ये बोला जाता था कि शादी के पहले सेक्स नहीं करना चाहिए, बट आज की तारीख में लोग पहले
टेस्ट करते हैं, एक प्री वेडिंग हनीमून होता है, उसमें टेस्ट करते हैं और उसके बाद लगता है कि अगर आप परफॉर्म कर पा रहे हो तो शादी करेंगे। यस। तो क्या शादी से पहले सेक्स करना इज सेफ? देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही कंट्रोवर्सी वाला है, क्योंकि अगर मैं ये बोल दूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि प्री मैरिटल काउंसलिंग तो सुना होगा आपने, मेट्रोज में बहुत चलती है बिल्कुल। कि पेशेंट जैसे बॉडी पॉलिशिंग कराता है, सब अपने बोलते हैं ना कि मैं तैयारी कर रहा हूँ शादी की, कपड़े खरीद रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, वैसे ही प्री मैरिटल काउंसलिंग तो चल जाता है। प्री मैरिटल हनीमून, अब आप सोच के देखिए, कोई माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लड़की, अच्छा लड़के और लड़की में डिफरेंस बोलते हैं, लड़का सेक्स करके आएगा तो ठीक है, क्योंकि वो मसाज पार्लर में जाके चेक कर सकता है कि मेरा सेक्स हुआ कि नहीं हुआ, मेरा इरेक्शन आया कि नहीं आया, मैं कितना। लड़की क्या मसाज पार्लर में जाएगी सेक्स करने? सोच के देखिए कितना डिफरेंस। और प्री मैरिटल हनीमून को भी एक्सेप्ट करना गलत है। सोच के देखिए, जो माँ बाप हैं जो बच्ची की शादी कर रहे हैं, क्या उसको बोलेंगे तू सेक्स कर? तो ये हमारे भारतीय चिकित्सा, जो भारतीय सभ्यता है, जो हमारा सनातनी, जो हमारा कल्चर है, इसमें कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कई बार लोग है ना बहुत ज्यादा आईपीएल का कंज्यूम करते हैं कि जैसे उन्होंने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया और उसके बाद आईपीएल कंज्यूम कर लिया। तो आईपीएल लेने से भी, या आईपीएल जैसे और भी मेडिसिन लेने से भी सेक्स इफेक्ट होता है? देखिए, आईपीएल पहले तो ये बनी क्यों है, ये एक तरीके से जोश में होश ना खो बैठे, एक गाना सुना होगा आपने, जी। है ना? तो जोश में होश खो बैठने वाला बहुत सारे कपल्स या जो अनमेरिड हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ज्यादातर होता है। हम गए, हमारे अंदर इंटीमेसी आई, उस समय हम एक्साइटेड हो गए, हमने सेक्स कर दिया। अब लड़की डर गई, अरे मेरा तो ओव्यूलेशन पीरियड था, मेरा क्या होगा? उसने बोला तुम कुछ नहीं यार, आईपीएल खा लो, 72 खा लो। तो वो खा तो ली, मगर वो देखिए कभी कभार के लिए ही बनी है, मगर इसको ही कुछ लोगों ने एडिक्शन बना दिया है। मतलब वो बोलता है मेल, सर मैं तो कॉन्डम यूज नहीं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कॉन्डम यूज करता हूं तो मुझे फील ही नहीं आता। अरे तेरे फील के चक्कर में उसको आईफील खिला रहा है, और ये माला डी माला एम, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहा है। मैंने ऐसी कई महिलाएं देखी, मैंने बताया, मेरी बहू भी डॉक्टर है, बहुत सारी महिलाएं आती है जिनको थायराइड हो गया है, बहुत सारी महिलाएं आती हैं जिनको ओबेसिटी हो गई है। बोलते क्या? बोलते मैंने बहुत ज्यादा माला डी माला एम और ये सब खाई है आईपीएल, क्योंकि पुरुष एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। वो पुरुष, मैं देखिए मैं खुद पुरुष हूं, मगर आज मैं इस चीज को गलत बोलूंगा, वो अब उसको दबा रहा है, उसको बोल रहा है कि नहीं तुम वो कॉन्डम यूज करे ना, क्या दिक्कत है कॉन्डम यूज करने में? थिन कॉन्डम आते हैं, हर तरह के कॉन्डम आते हैं, मगर वो कॉन्डम यूज ना करके उसको परेशान कर रहा है। तो गलत है ये आईपीएल वगैरह, एक एडिक्शन। मैंने बोला कोई भी चीज का एडिक्शन गलत है। ये आईपीएल इमरजेंसी पिल है, इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी में ही लेना है। अभी आपने 2-4 बार हाइजीन का नाम लिया। यस। एग्जैक्टली आपके हिसाब से क्या है हाइजीन एक सेक्स ड्राइव में? देखिए, बहुत बड़ा रोल है शालीन जी, बहुत ही बड़ा रोल है। आज 90% लोग नहीं, मैं तो आपको क्लेम कर सकता हूँ 99% लोगों को हाइजीन नहीं मालूम। मेरे को हंसी आती है जब हम चेकअप करते हैं, उसको प्राइवेट एग्जामिनेशन बोलते हैं। पेशेंट आया, बोलता है मेरा टाइमिंग कम है, पेशेंट आया बोलता है मुझे रेडनेस आ गई है। अब हमें थोड़ा ना दिख रहा है क्या किस कारण से आई है। हो सकता है वो प्रोस्टिट्यूट के पास गया हो, आजकल मसाज पार्लर का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। अब मसाज पार्लर में वो चला तो जाता है, सेक्स तो कराता है, उसको लेडी को नहीं मतलब, उसको पैसों से मतलब है, मगर वो तो उससे पैसा ले लेती है और उसको सेक्स करके हाथ से निकाल के दे देती है। मगर यही जब हाइजीन, जब वो वाइफ के साथ करता है सेक्स, तो देखिए कितना मैटर करती है। क्योंकि देखिए हस्बैंड वाइफ में एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। वो पेशेंट पूरे शरीर को साफ करता है, मगर वो पीनस की जो चमड़ी को हम पीछे करते हैं, अंदर एक पार्ट होता है जिसको ग्लैंस पार्ट बोलते हैं, नीचे का पार्ट होता है शाफ्ट, इसको क्लीन नहीं करता और इतनी स्मेल आती है। आप आश्चर्य करेंगे, जब हम प्राइवेट चेकअप करते हैं हमें मास्क लगाना पड़ता है तो उल्टी आ जाए हमें, पूरा वाइट उसको डिस्चार्ज जमा रहता है, स्मिग्मा बोलते हैं उसको। तो वो वाइट डिस्चार्ज कहाँ से आया? क्योंकि उसका जो यूरिन पास कर रहा है, जो उसका वीर्य निकल रहा है, जो सेबेशियस हमारे ग्लैंड्स होती है जो स्वेट सिक्रेट करती है, पूरी जमा है। अब आप सोचिए इतनी गंदगी, जब वाइट जब मुझे उल्टी जैसा आ रहा है एज अ डॉक्टर, वो वाइफ को बोलेगा ब्लो जॉब करो, करेगी क्या वाइफ? तो हाइजीन की तो है ही, और वही चीज अपनी वाइफ को ट्रांसमिट कर रहा है। और मैं तो ये बात लेडीज के लिए बोलूंगा, लेडीज के, क्योंकि बोलते हैं ना जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है बहुत ब्रॉड होता है, वेजाइना, अंदर उसके सर्विक्स और ऊपर क्लिटोरिस, उसको भी क्लीन करना उसको जरूर। मैंने बहुत ज़्यादा हस्बैंड्स को देखा, देखिए जोश में कर तो लेते हैं सेक्स, क्योंकि उनको मालूम है हमारा ऑप्शन नहीं है, मगर जब वो सेक्स करने जाते हैं उनको बहुत बदबू आती है। बहुत सारे कपल्स आते हैं, तो मैं जब मेल काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि फीमेल काउंसलिंग मेरी वाइफ करती है बहू, वो मेल बोलता है सर मुझे बदबू आती है अपनी वाइफ के प्राइवेट पार्ट से। तो वाइफ को भी वी वॉश जो अब आजकल फेमस चल रहा है, और हाइजीन रखना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए पूरे पार्ट को। और नहीं, अगर उनको लगता है यूटीआई है, कोई ऐसा लुकोरिया है, 2 टाइप के लुकोरिया होते हैं, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, अगर वो ऐसा लुकोरिया है जो बहुत ज़्यादा एक्रिड है, बर्निंग सेंसेशन है, बदबूदार है, ऑफेंसिव है, तो उनको गायनिक को दिखाना चाहिए। गायनिक तो अवेलेबल है ना। तो हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी सेक्स, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैमिली प्लानिंग। मैं इवन बोल रहा हूँ फैमिली प्लानिंग में भी दिक्कत होती है, क्योंकि आज मैक्सिमम कपल्स ये लोग डिले स्प्रे ये यूज करते हैं, कुछ रोल स्प्रे यूज करते हैं टाइम बढ़ाने के लिए। लेडी पार्टनर्स को तो आजकल ये जो ड्यूरेक्स आपने सुना होगा कॉन्डम आता है, या जैसे टुडे आती है जो गोली, जिससे
कॉन्ट्रासेप्टिव्स टाइप की आती है पे, तो ये सब यूज़ तो करते हैं मगर उसको क्लीन नहीं करते। क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लीन नहीं करेंगे तो ना आप उसको ओरल सेक्स कर पाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे। हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए तो आपको मेरे ख्याल से काउंसलिंग लेनी चाहिए हर पेशेंट को कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइजीन। ओके, हाइजीन में हम और थोड़ा डीप में जाते हैं। यस, बोलते हैं कि कपड़े जिस तरह के आप पहन रहे हैं, जो क्लॉथ वहाँ पे अब यूज़ हो रहा है, या आप सोप यूज़ कर रहे यस, हो, यस, या आपने जो हाइजीन के लिए यस, जो सॉल्यूशंस आते हैं वो आप यस, यूज़ कर यस, रहे हो, यस, या जो आप यूजीज यूज़ कर रहे हो, यस, यस, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन यस। सब चीज़ों में? देखिए, सबसे पहले तो हाइजीन में हम कैसे मापदंड, सबसे पहले हम पूरी बॉडी को जब क्लीन करते हैं तो वो सोप से करते हैं, मगर सोप में टीएफएम होता है, आपको भी मालूम होगा। जी। तो इसीलिए उस प्राइवेट पार्ट के लिए एक अलग से मेल वॉश आता है। आजकल तो बहुत सारी कंपनीज भी बनाने लगी हैं और वो एक्सक्लूसिव उसमें पीएच बैलेंस होता है, क्योंकि वो हार्म ना पहुंचाए, क्योंकि अंदर का पार्ट बड़ा सेंसिटिव है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। तो वी वॉश तो आता ही है फीमेल्स के लिए, और मेल के लिए भी मेल वॉश आता है। इसीलिए हमने जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं पहले उनका हम हाइजीन मेंटेन करते हैं, क्योंकि उसी से यूटीआई होता है, बेलेनाइटिस, आपने एक वर्ड सुना होगा, ये सबसे कॉमन बीमारी है। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, मैक्सिमम पेशेंट बेलेनाइटिस के वीडियो सर्च करते हैं, क्योंकि ये कोई नॉलेज की बात क्या है है। ये बेलेनाइटिस? बेलेनाइटिस इज अ कंडीशन इन विच द ग्लैंस पार्ट एंड अलोंग विद द प्रिप्यूस, जो बाहर की जो चमड़ी होती है, इसको फोर स्किन बोलते हैं, वहां पे रेडनेस आ जाती है। अगर ये दोनों पार्ट में आ जाती है तो इसको बेलेनोपोस्थाइटिस बोलते हैं। अगर ये सिर्फ एक पार्ट में आती है तो बेलेनाइटिस। और बेलेनाइटिस मैं आपको बताना चाहता हूँ 90% जो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो उनको होता है, और जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं उनको ज़्यादा होता है। अब आप सोचिए, वो मसाज पार्लर में जहाँ पे वो 100-200 लोग आ रहे हैं एक महीने में, वो 200 लोगों के साथ जब वो प्रोस्टिट्यूट या जो मसाज गर्ल है, जो वहाँ पे कॉल गर्ल है, वो कर रही है, तो वो इन्फेक्शन फैला रही है कि नहीं? बेलेनाइटिस वहाँ से ज़्यादा फैलता है और ये एक कम्युनिकेबल है। तो बेलेनाइटिस के सिम्पटम्स क्या होते हैं? रेडनेस है, इचिंग है, बदबू आना, जो मैंने आपको बताया ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, इचिंग होने लगती है, और रेडनेस आके बम्प्स आने लगते हैं, रेड रेड कलर के स्पॉट्स आने लगते हैं। और अगर ये क्योर नहीं हुआ तो आगे जाके फिमोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। फिमोसिस इज ए कंडीशन जहाँ पे चमड़ी पीछे नहीं होती है। पेशेंट क्या सोचता है, मेरी तो चमड़ी बंद हो रही है, जबकि वो बंद नहीं हो रही, उसका बाय बर्थ नहीं था फाइमोसिस। और इसी का फायदा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, हॉस्पिटल में वो लोकल डॉक्टर को दिखाता है, वो सर्जन को रेफर कर देता है, यूरोलॉजिस्ट को रेफर कर देता है। यूरोलॉजिस्ट की गलती नहीं है, वो तो बोलते हैं हाँ बेल मुझे मार। उसकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी? हाइजीन से, जो आपका टॉपिक था। हाइजीन लीड्स टू बेलेनाइटिस, हाइजीन और बेलेनाइटिस लीड्स टू फिमोसिस। फिमोसिस मतलब उसकी चमड़ी बंद हो गई। आपको मालूम है सनातन धर्म में, हिंदूज में खतना नहीं होता, मगर वो सर्जन उसको क्या बोलता है, तुम सर्जरी करा लो। उसकी भी गलती, क्योंकि वो तो खुद जा रहा है, सर्जन थोड़ी ना बुला रहा है, मगर वो खुद जाके बोलता है मेरी चमड़ी टाइट है, वो बोलता है खतना करा लो। ZSR आपने सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो सोच के देखिए, एक हाइजीन से लेकर एक सर्जन तक के सफर कैसे उसने तय करा। तो ये ZSR कराना ज़रूरी ही होता है या इसके और कोई सॉल्यूशंस भी देखिए, हैं? ये तो बहुत लास्ट स्टेज है। अगर मान लीजिए किसी का बचपन से ही स्किन टाइट है, फोर स्किन टाइट है, जैसे बच्चों में होती है, जी। जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि मैंने घर में ही बच्चे की स्किन को पीछे कर दिया और रोज उसको स्ट्रेचिंग करके, मसाज करके हमने पीछे कर दिया। जी। मगर कुछ लोग उसको टच भी नहीं करते हैं, और वो जब मास्टरबेट करता है तब भी नहीं मालूम चलता। मास्टरबेशन में भी ऊपर ऊपर से मास्टरबेट हो जाता है। मगर जब वो फर्स्ट टाइम सेक्स करता है वो इंसान, भले ही वो अपनी पार्टनर से करे, चाहे गर्लफ्रेंड से करे, चाहे मैरिड लाइफ की बात करे, उसको पेन फील होता है। अब उसको पेन फील होता है तो वहां पे उसको लगता है अरे ये क्या हो गया, ये तो पीछे ही नहीं हो रहा, और इरेक्शन चला जाता है, तो लीड्स टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब वो डॉक्टर के पास जाता है, वो बोलता है खतना करा लो। तो वहां पे ये डिपेंड करेगा कि ये बाय बर्थ था कि उसने कभी पीछे करा ही नहीं। तो सबसे पहले उसको एक जो सेक्सुअलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सेक्सुअलॉजिस्ट चेक करेगा कि एक्वायर्ड है कि बाय बर्थ है। एक होता है एक्वायर्ड, एक होता है कंजेनाइटल, बाय बर्थ। तो बाय बर्थ होगा तो मजबूरी, अगर पूरा 4th ग्रेड है, 5th ग्रेड है, तो फिर सर्कमसिजन जरूरी है ZSR। तो अपनी फीमेल्स के बारे में बात करिए, अपने सेक्स के बारे में बात करिए, बट आफ्टर सेक्स हाइजीन मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है? शैलेंद्र जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लीड्स कर सकता है आगे जाके यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे बेलेनाइटिस की बात करी मैंने। जी। क्योंकि सोच के देखिए, जो वायरस होता है वो कैसे पनपता है। वो जहाँ पे भी वेटनेस रहेगी, अगर वो सेक्स करके रात में सो गए तो सुबह तक तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। वो ग्रो करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं, उसको क्लीन करना ज़रूरी है। तुरंत जाके ल्यूकवार्म वाटर से, लोग गलती क्या करते हैं, सोप लगा देते हैं वहाँ पे। सोप को यूज़ ना करके ल्यूकवार्म वाटर से उसको क्लीन करें, और मेल वॉश आते हैं, फीमेल वॉश आते हैं, उसको पूरा ड्राई करने के बाद फिर हमें सोना चाहिए। और ये कुछ लोग गलती करते हैं, उधर ही सो जाते हैं थक के, तो वहाँ सुबह जब देखेंगे तो पूरा रेडनेस आ जाती है। और मैक्सिमम केसेस आते हैं मेरे पास। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फीमेल्स में भी खासकर, हाँ। कि जब वो वॉश करने के लिए हाँ। जाते हैं तो हाई प्रेशर जेट स्प्रे यूज करते हैं। यस।
तो वो एक गलती है। देखिए होता क्या है, बहुत सेंसिटिव पार्ट है वहाँ पे कहीं भी प्रेशर लगेगा तो रेडनेस आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन का साइन बोलते हैं। तो उसको नॉर्मल पानी से साफ करें, ल्यूकवार्म वाटर से, जिसको हेल्दी भी माना गया है, और उसमें वी वॉश यूज़ करें, नॉर्मल यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी फंगल यूज़ कर सकते हैं। क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ है? देखिए अगर साइंटिफिक बात करूं मैं एज ए डॉक्टर, तो साइंटिफिक रीज़न ये है कि जहाँ पे डिस्चार्जेस निकलते हैं, वो कौन से डिस्चार्ज होते हैं? अनहेल्दी डिस्चार्ज, वेस्ट डिस्चार्ज। उसका जो ब्लड निकलता है वो किस टाइप का होता है आपको मालूम है लेडी के अंदर। तो वो एक प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि जो 5 डेज होते हैं, 4 डेज जो होते हैं, जो डिस्चार्ज के, वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, है ना। उसमें क्लॉट्स भी आते हैं और उसमें लुकोरिया भी मिक्स होता है, सब कुछ होता है। उस समय तो बिल्कुल भी एक से साइंटिफिक भी रीज़न गलत है, और वैसे भी माइथोलॉजिकल रीज़न से देखें तो भी गलत है। बिल्कुल 100% गलत है। उस समय भले ही कॉन्डम लगा के कुछ लोग करते हैं तो गलत है। उस समय चाहें तो हैंड जॉब वगैरह करवा सकते हैं। एनल सेक्स कुछ लोग करते हैं तो वो करवा सकते हैं, बाकी मैं तो प्रेफर नहीं करता। जनरली लोग है ना प्रेगनेंसी में भी सेक्स करना चाहते यस हैं, यस। तो क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ रहता है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और बहुत सारे कपल्स मैक्सिमम मेल आते हैं, सर मेरी वाइफ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अभी सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो मैं क्या सेक्स कब तक कंटिन्यू करूं? देखिए अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, गायनिक तो मना कर देती हैं कि मेरी बहू भी डॉक्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद मना, क्योंकि पूरा लोड पड़ता है। अब आप खुद सोचिए कि एक जो कंसीव एक लेडी कर रही है, कितनी मुश्किल में है वो, और बच्चा होना भी एक ईश्वर का एक आशीर्वाद है। तो हम ये देखते हैं कि जो भी लोग सेक्स करते हैं, बोलते हैं हम पोजीशन चेंज करके कर लेते हैं, डॉगी पोजीशन में कर लेते हैं, या थोड़ा सा लेडी को हम अपसाइड ना करके, है ना, तो वो गलत है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए उस पार्ट पे। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 मंथ तक, गायनिक भी बोलती हैं, गायनिक 6 मंथ के बाद मना कर देती हैं। प्रेगनेंसी में सेक्स ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे केसेस हमें ये पाया गया है जिसमें मिसकैरेज होने के चांसेस, या आगे जाके अबॉर्ट, या उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं प्रेगनेंसी में। यस। ठीक है, तो आपने बोला प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली एक मेल पार्टनर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यस। तो वो उस समय फिर वो क्या करे? देखिए बहुत सारे कपल्स आते हैं, बोलते सर अब करें क्या, 3 महीने कैसे रुकेंगे, मैं ये तो एक दिन नहीं रुक पाते हैं, मुंह से बोलती है ना लेडीज। हाँ। आजकल क्या हो गया, बड़े फ्रैंक हो गए। हमारा एक चैम्बर है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बात करते हैं। ये तो सर एक दिन नहीं रुकते, 3 महीने कैसे? तो मैं उनको सॉल्यूशन ये देता हूँ, देखिए कोई भी चीज़ बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मैं ये बोलता हूँ, ये तो नहीं बोल सकते कि बाहर किसी पार्टनर के साथ जाके करो, मगर ये बोलते हैं कि आप हैंड जॉब वगैरह कर लो, या लेडी को ही बोलते हैं कि आप हैंड प्रैक्टिस करवा दो, हफ्ते में एक बार हल्के हो जाएंगे। और हल्की चीज़ हवा में उड़ती है, आपको मालूम है। तो आपका हस्बैंड आप पे इरिटेट भी नहीं होगा, वैसे तो खुशी का माहौल रहता है क्योंकि घर में एक नया बच्चा आ रहा होता है ना। तो उसमें फिर एनल सेक्स के बारे में पूछते हैं, तो एनल सेक्स इज सेफ, मगर एनल सेक्स के भी तरीके हैं, लुब्रिकेशन लगा के, नहीं तो उसमें लेडी पार्टनर को भी पेन होता है और मेल को भी पेन होता है। अब बहुत सारे हस्बैंड बोलते हैं मैंने तो कभी एनल सेक्स किया ही नहीं। तो देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अगर उसमें हम अच्छा लुब्रिकेशन यूज़ करें तो उसमें थोड़ा सा डायलेशन होता है। तो एनल सेक्स मगर एक बार आदत पड़ जाती है फिर हमेशा रहती है। फिर लेडी पार्टनर बोलती है मैं तो फंस गई। ये तो पहले ही अच्छा था, और इस बच्चे के चक्कर में हमेशा एनल सेक्स, क्योंकि एनल सेक्स इज ऑल्सो एडिक्शन, ओके। ये भी देखा गया है। तो एक बार पुरुष को अगर मजा आया एनल सेक्स में तो फिर वो जिंदगी भर करता है, और इसमें लेडी पार्टनर को भी इंजॉय करता है, मगर उस समय वो पैनिक सिचुएशन में रहती है क्योंकि बच्चा पैदा करना होता है। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, मगर मैंने सॉल्यूशन के लिए ये बता दिया, हैंड जॉब वगैरह कर सकते हैं। तो क्या सर एनल सेक्स इज सेफ? देखिए वो डिपेंड करता है, अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं और प्रॉपर लुब्रिकेशन यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर मसाज करके कर रहे हैं, और लेडी पार्टनर का भी कंसेंट होना चाहिए। बहुत सारे मैंने देखा है मेल्स में कि वो फोर्स सेक्स कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, पेशेंट आती है और हमें तो नहीं बता सकती, वो गायनिक के पास जाती है, बोलती है मुझे बवासीर हो गया। बवासीर नहीं है, वो इंजरी है। तो वो एक तरीके से सेफ तरीके से लुब्रिकेट करके और प्रॉपर अगर हो रहा है तो लेडी भी इंजॉय करेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मार्केट में ना आजकल कॉन्डोम्स की अगर मैं बात करूं तो डिले कॉन्डोम्स आते हैं, डिले स्प्रेज आते हैं, डिले बाम्स आते हैं, तो ये सेफ होते हैं? देखिए वही मार्केटिंग वाली बात है। आजकल बेचने के लिए अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं ना। अभी तो छोले भटूरे कॉन्डम भी आ गया। अब आप हंसेंगे, क्या बात सुन कर रहे के। छोले भटूरे कॉन्डम दिल्ली में तो देखिए जो जहाँ का फेमस आइटम है उसको बना देता है। अब छोले भटूरे क्या होते हैं, जब वो ब्लो जॉब करवाता है तो उसको छोले भटूरे की खुशबू आती है। तो ये तरीके हैं, चॉकलेट कॉन्डम, ये कॉन्डम, वो कॉन्डम, पता है इस तरह के। बात आ रही है लुब्रिकेशंस की। देखिए होता क्या है, डिले कॉन्डम्स जो होते हैं, पहले तो ये इसमें लिडनोकिन, ज़ाइलोकिन और ये जेली लगी रहती है। अब इसके साइड इफेक्ट्स बता दूं। जब वो कॉन्डम इंसान इंसर्ट करता है तो अंदर का पार्ट सुन्न हो जाता है। तो आप सोच के देखिए, डिले कॉन्डम आगे जाके इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज कर सकता है, क्योंकि उसका ब्लड फ्लो ही नहीं आएगा ना। तो बोलते हैं ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण क्या हो गया, डिले स्प्रे, डिले कॉन्डम्स। यानी एक तरफ हम गए थे टाइम बढ़ाने और अपना इरेक्शन गवा बैठे।
मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। दूसरी बात, जो ये फ्लेवर्ड कॉन्डम होते हैं ये लेडी पार्टनर को प्रॉब्लम करते हैं। सेंटेड कॉन्डम, डिले कॉन्डम, चॉकलेट कॉन्डम, तो ये सभी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं। नेचुरल तरीके से थिन कॉन्डम बोलते हैं ना, जो आप एयर बोल सकते हैं, मतलब जो एकदम बेसिक कॉन्डम्स होते हैं बेसिक वैसे? कॉन्डम यूज़ करें, और उसमें भी हाई क्वालिटी का लेटेक्स अच्छा होना चाहिए। ये मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, और बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं, बड़ी ब्रांडेड कंपनीज़ जो कि उसका लेटेक्स अच्छा यूज़ करती हैं, और एयर वाला, एयर मतलब बिल्कुल थिन। थिन कॉन्डम में 2 फ़ायदे हैं, एक तो उसको सैटिस्फैक्शन रहेगा मेल को, और फीमेल को भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये फ्लेवर्ड कॉन्डम के लिए मैं अगेंस्ट हूँ, और डिले स्प्रे के लिए तो मैं 100% अगेंस्ट हूँ, क्योंकि यही कारण है कि आगे जाके उनका पूरा प्राइवेट पार्ट ब्लैक पड़ जाता है, क्योंकि वो सुन्न हो जाता है। जहाँ पे भी सुन्न होगा ब्लैकनेस आ जाएगी। तो मैं जब पीनस को चेक करता हूँ, हेड पार्ट को, पूरा काला पड़ जाता है। वो काला पड़ते-पड़ते इरेक्शन की प्रॉब्लम आने लगती है, और उसमें इचिंग होने लगती है, बेलेनाइटिस होने लगती है। दिस कैन लीड्स टू द इन्फेक्शंस विद बोथ पार्टनर्स। तो अगर कोई इंसान बहुत टाइम से डिले कॉन्डम यूज़ कर रहा यस, है यस। और उसका सेंसेशन वहाँ खत्म हो चुका खत्म है, हो रहा है। तो उसका कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन यही है, फिर उसको नॉर्मल, उसको एलोवेरा, एल-आर्जिनाइन, क्लोव ऑयल से मसाज करना पड़ेगा। नॉर्मल सेंसेशन लाने के लिए फिर बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो कई तरीके से रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे टच रिसेप्टर, हम टच करते हैं, हम ठंडा गर्म कैसे एहसास होता है, वो उसका पूरा सुन्न पड़ चुका है। उसके लिए वापस से उसको फिर थेरेपी लेनी पड़ेगी, मसाज थेरेपी। तो मेजरली एक आदमी में सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, अगर मैं रेशियो की बात करूँ, मेरे पास अगर 100 पेशेंट है डेली, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, सबसे ऊपर टॉप, अगर जैसे हमें टॉप सेक्सोलॉजिस्ट बोलते हैं, वैसे टॉप प्रॉब्लम की बात करें तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। हर इंसान इसी से परेशान है, शीघ्र पतन। बोलते हैं सर जल्दी झड़ जाता है। अब कंपेयर किससे कर रहा है वो इंसान? मूवीज देख के। फिर वही वाली बात, सर एक्सैक्ट टाइमिंग कितना होना चाहिए? आप 50 आर्टिकल देखेंगे, 50 जगह अलग टाइम। एवरेज टाइम होना चाहिए 5 to 7 मिनट्स। प्री मैच्योर इजैकुलेशन की बात करें, सेकंड एपिसोड जो बोलते हैं आधे 1 घंटे बाद जो होता है, उसमें 10 to 15 मिनट्स। मगर पेशेंट क्या चाह रहा है? मैंने तो मूवी देखी थी, उसमें 30 मिनट कर रहा था। वो कंपेयर किससे कर रहा है? अल्फा मेल से। वो को है ही नहीं, वो तो काल्पनिक है ना, वो तो रील है, वो तो बिल्कुल, शूट करा है एक तरह से, बिल्कुल। वो टेक्स है, एडिट करा हुआ है, इंजेक्शन दे के उसको इंजेक्शन दे कराएँ। के करा है। अब वो बोल रहा है इतनी देर कर रहा हूँ मैं, वो चिल्ला रही है, वो भी मेरी वाइफ तो चिल्लाती नहीं है, मेरा पहले ही निकल जाता है। वो कहाँ से चिल्लाएगी, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है ना। तो ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक दिमाग में बैठ गया है, शीघ्र पतन। आज मैक्सिमम वीडियोस आप देखेंगे यूट्यूब पे, सब पे से भी है, और इसी पे लोग खेल रहे हैं। शीघ्र पतन, आइए आपका टाइम 30 मिनट कर दें, कैसे हो जाएगा? नेचुरल नहीं है ना, थक जाएगा पेशेंट का, पूरा स्टेमिना ही नहीं है इतना। सेकंड प्रॉब्लम आती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो भी लीड्स करती है, बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ईडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीई। अब पीई क्या है? वही शीघ्र पतन। ईडी क्या है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ईडी कहाँ से आया? ईडी वर्ड कहाँ से आया? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जब आपने गलत यूज करा, वही फिर कहानी वहां से शुरू हो गई, मास्टरबेशन से। मास्टरबेशन से, तो राइट। कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ी हुई। तीसरी चीज है नाइटफॉल। अब ये एक बच्चा नाइटफॉल को एक्सेप्ट कर रहा है, मेरी चड्डी गीली हो जाती है ना। कच्छे अच्छे, आपने वर्ड सुना होगा, वो जो कच्छे वो पहनता है, जब उसकी घर में जो वो धोता है, उसको मालूम चलता है ये तो रोज गंदे हो रहे हैं। तो कच्छे गंदे हैं, कच्छे अच्छे हैं, वो कैसे मालूम चलेगा? जब उसका रेगुलर नाइटफॉल हो रहा है। पेशेंट मगर शुरुआत में नहीं आता है, जब उसको रेगुलर नाइटफॉल होता है। आज मैक्सिमम पेशेंट मुझे कॉल करते हैं, सर आपकी दवाइयों से मेरा नाइटफॉल बंद हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि डाइजेशन ही अच्छा नहीं था ना। हमने नाइटफॉल थोड़ा ठीक करा, हमने डाइजेशन ठीक करा, हमने उसकी लाइफ स्टाइल चेंज करी। जो इंसान रात में 11-12 बजे खाना खाएगा और 12 बजे खाना खा के पानी पी के सो जाएगा, तो नाइटफॉल तो होगा। तीसरी प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम नाइटफॉल। अब नाइटफॉल क्यों हो रहा था? नाइट स्वपन दोष क्यों बोल रहे? दोष मतलब गलती। गलती क्या करी तुमने? रात में लेट नाइट खाना खाया, पाचन क्रिया डिस्टर्ब हुई, रात में पेशाब करके नहीं सोए, ब्लड प्रेशर तुम्हारा फ्लो बढ़ गया, रात में विचार आया दिमाग में, उसने डोपामाइन रिलीज करा, लिंग में तनाव आया और वो रगड़ दिया तुमने। अब आप चले गए सबकॉन्शियस माइंड में, उल्टा रगड़ दिया और चड्डी गीली हो गई, सुबह उठ गया, नींद खराब हो गई। तीसरी प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो इंसान के घर भी कर गई है, मास्टरबेशन एडिक्शन। वो मास्टरबेशन एडिक्शन तो लीड्स हो ही रहा है ना, क्योंकि वो कर रहा है, खुद ही पैदा कर रहा है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। तो ये 4 ऐसी प्रॉब्लम होती है जो पेशेंट लेके आता है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हैव सेक्स इन होल डे? देखिए, प्रैक्टिकल देखें तो मैक्सिमम लोग रात में ही सेक्स करते हैं, क्योंकि रात में ही फ्री रहते हैं। हाँ। अब अगर मैं बोलूं कि नहीं सुबह का टाइम अच्छा है, तो सुबह कैसे करेगा इंसान? सुबह स्कूल कॉलेजेस होते हैं बच्चों के, या मान लीजिए वो इंसान उठता है तो सब लोग उठ जाते हैं, वो रात में सेफ मोड होता है। मगर रात में गलती क्या होती है? बोलते हैं ना, सेक्स और खाने में बहुत अंतर होना चाहिए। कैसे? खाने का जो टाइम है 7 बजे 6 बजे, अगर सेक्स का टाइम देखेंगे 11 बजे, तो 4 घंटे बहुत है। मगर ऐसा होता नहीं है। 11 बजे इंसान खाना खाएगा तो क्या रात में 3 बजे सेक्स करेगा? आप खुद सोच के देखिए। तो सबसे पहले डिस्टर्ब कहाँ पे हो रहा है? टाइमिंग। वैसे सबसे बेहतर सेक्स होता है मॉर्निंग में, क्योंकि पेट खाली रहता है, रात भर में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अच्छा वर्क कर लेता है, डाइजेस्ट हो जाता है, सुबह हम फ्रेश होकर सेक्स करेंगे, बहुत अच्छा इरेक्शन। मगर पॉसिबल नहीं हो पाता है वो। सॉरी। देखिए शालीन जी, सबसे पहले गलतियां कहाँ पे हो रही है कि लेट नाइट डिनर। जब लेट नाइट वो इंसान डिनर करता है तो उसको इरेक्शन प्रॉब्लम आती है।
अगर हम हेल्दी सेक्स की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों पार्टनर, और नींद ज़्यादा आती है रात में, जी। क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आना स्वाभाविक है। मेल भी सो रहा है, फीमेल भी सो रहा है, वो आधी नींद में सेक्स कर रहे हैं तो कहाँ से होगा? इसीलिए बोला जाता है कि मेल पार्टनर को या फीमेल पार्टनर को, दोनों को सेक्स से 3-4 घंटे पहले फ्री हो जाना चाहिए खाने से। तो 6 से 7 बजे जो हमारा टॉपिक था कि हम खाना खा लें, उसके बाद रात में सेक्स करें, कोई दिक्कत। अगर वो इंसान रात में खाना खा रहा है 10-11 बजे, तो सुबह मॉर्निंग का सेक्स सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उसका पेट भी साफ रहेगा, उसको हेल्दी फील होगा और बहुत अच्छे डोपामाइन रिलीज होगा। तो इम्प्लांट यूज़ करना कितना सेफ है? देखिए, पहले तो ये फिजिबल नहीं है प्रैक्टिकली, और बहुत सारे लोग जो आज बोल सकते हैं ना कि लोगों को देख के, मेरे दोस्त ने गया था दिल्ली, वो जाके इम्प्लांट कराया, ऐसा सुन के आए। वो गए वहाँ पे, उनको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है, वहाँ पे पी शॉट है, शॉक वेव थेरेपी है, वैक्यूम पंप थेरेपी, ये सब चीज़ें बता देते हैं। और इम्प्लांट इज़ नॉट पॉसिबल, और प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, और इसके साइड इफेक्ट्स हैं। उससे साइज़ बढ़ता है, मगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा। तो अगर कोई इम्प्लांट यूज़ करता है तो उसे कितना साइज़ में डिफरेंस आ जाता है? 1 से 2 इंच, वो भी उसका रूट पॉट में जो शाफ्ट होता है उसके उधर लगाते हैं, उसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आर्टिफिशियल है, सेफ नहीं है। आजकल सेक्स टॉयज़ का बहुत ज़्यादा चलन है यस, यस। और कुछ तो ऐसी कंपनीज़ हैं यस। जो 10 मिनट में आपको प्रोवाइड कर देती यस, हैं, यस, यस। होम डिलीवरी कर देती हैं। यस, यस, यस। तो क्या ये सेक्स टॉयज़ यूज़ करना हाँ। सही है? देखिए, पहले तो ये लोगों की दुखती नस पे काम करते हैं, alibaba.com और जो भी आपने सुना होगा बाहर की जो साइट्स हैं, ये बेच रही हैं, प्रोडक्ट बेच रही हैं, और लोगों को मालूम है कि बिकेगा, ज़िंदगी भर बिकेगा जब तक लोगों के अंदर क्रेविंग है। ये जैसे लार आती है ना हमारी, वैसे ही लार की तरह है। ब्लिंकिट हाँ। डिलीवर कर रहा है। 10 मिनट में कर रहा है, क्योंकि लार है ये जैसे हमारी सलाइवा है। अब लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि लोगों का ईज़िली अवेलेबल, इंडिया में सेक्स क्या है, प्रोस्टिट्यूशन क्या है, बैन है। है ना? और वाक़ई बैन होना भी चाहिए, हमारी संस्कृति है, मगर आज लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ना। लोग सोचिए ना, जानवरों तक से सेक्स कर रहे हैं, तो सेक्स टॉय क्या बड़ी बात है। तो सेक्स टॉय ठीक है, मगर उसको भी हाइजीन रखना पड़ेगा। अगर वो हाइजीन नहीं रखते, कहीं न कहीं वो आगे जाके लुकोरिया लेडीज़ में और पुरुष में बेलेनाइटिस क्रिएट करेगा। इनफैक्ट क्या कहते हैं, अगर जैसे मैं इसकी बात करूँ, मतलब लड़कों के लिए स्पेशली ऐसे सेक्स टॉयज़ आते हैं जो एकदम पूरे वेजिनल शेप के होते हैं। पूरा उसमें कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होता है, पूरा फ़ील होगा, एग्ज़ैक्ट ऐसा लगेगा कि मैं सेक्स कर रहा हूँ। मगर ये इल्यूज़न है, और आपको मैं बता दूँ, जितने लोग लड़के या जितने भी मेल्स सेक्स टॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, उनको जब नेचुरल सेक्स करते हैं तब उनको फ़ील ही नहीं आता, क्योंकि उनको आदत हो गई है वहाँ पे लुब्रिकेशन की, और लुब्रिकेशन वहाँ पे एक्चुअल होता है। तो बहुत फ़र्क है रियल एंड रियल लाइफ़ में। तो एक सेक्सुअल लाइफ के लिए सबसे बढ़िया खाना क्या होता है? देखिए, अगर एक हेल्थ की बात करें और अगर लाइफ स्टाइल की बात करें, लोग उससे दूर जा रहे हैं। अब लोगों को जंक फूड ज़्यादा पसंद है, स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद है। आज आप मैक्सिमम बच्चों में देख लो जो एडोलेसेंस एज में है, या कपल्स में देख लो, वो फास्ट फूड मंगवा लेते हैं। मगर अगर उनको सेक्सुअल लाइफ अच्छी चाहिए, तो सबसे पहले उनको क्या ज़रूरत है? L-arginine की। L-arginine काय में मिलेगा? पोमोग्रेनेट में मिलेगा, तरबूज में मिलेगा ना, एप्पल में मिलेगा। तो फ्रूट्स की अगर बात करें, तो ये 3 फ्रूट उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के समय ले लें, और 12 बजे तक तो ये बेस्ट फ्रूट्स होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। और अगर दिन भर में वो हरी सब्जियां खाते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिश वगैरह ले सकते हैं। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, जिससे बहुत अच्छा रिलीज होता है। और इसके साथ हम नॉन वेज वगैरह, वेज वालों के लिए तो टोफू है, पनीर है, ये बेस्ट फूड है। अक्सर ये देखा जाता है कि एक मेल पार्टनर स्टार्टिंग में तो बहुत एक्साइटेड है यस, और इरेक्शन भी इसको बहुत आ रहा है। यस। बट क्या हो रहा है कि बाद में वो जब एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स उसको इरेक्शन नहीं आता है। बेसिकली देखिए शालीन जी, मैं ऐसा मानता हूँ, हर चीज़ माइंड पे डिपेंड है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जब वो सेक्स कर रहा है, उस समय बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, वह विचार आ जाते हैं, बोलते हैं ना फ़ोन बज गया, कहीं उसके दिमाग में अपने ऑफिस का काम आ गया, प्रेशर है, कहीं एंजाइटी है, सबकॉन्शियस माइंड में, तो हर चीज़ दिमाग से रिलीज होती है। एंजाइटी बोलते हैं इसको, परफॉर्मेंस है। ऐसे बहुत केसेस आते हैं, बोलते सर सब कुछ सही चल रहा था, जैसे ही मैं इंसल्ट करने वाला था वो लूज़ पड़ गया। कुछ लोग बोलते हैं मैं कॉन्डम लगा रहा था, वहाँ लूज़ पड़ गया। तो ये तरीका है एंजाइटी का। एंजाइटी को दूर करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ऐसे बहुत केसेस आते हैं। जनरली देखा जाता है कि लोगों में मोटापा बहुत ज़्यादा हो यस, जाता है कई यस। बार। तो जो मोटापा होता है, ओबेसिटी होता है, ये सेक्स को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, सिटिंग वर्क है, सुबह निकले शाम को आए, और आते से ही खाना खाना है, और खाना खा के फिर सो जाना है। तो बेली फैट तो बनेगा ही, और बेली फैट बनने से जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन पीनस तक आना चाहिए, वो आता नहीं, और पीनस कहीं ना कहीं अंदर धंस जाता है। बहुत सारे लोगों में देखा जिन्होंने वेट लॉस करा, उनका पीनस का साइज बढ़ गया। अब आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि वो अंदर धंसा हुआ था, वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं आ पा रही थी, इरेक्शन आ ही नहीं रहा था। प्रॉपर इरेक्शन आएगा तब तो सप्लाई अच्छी आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको हेल्दी सेक्स चाहिए, तो आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल को सुधारना पड़ेगा। आप इतने टाइम से हेल्दी एक्सरसाइज के बारे में बात करा, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करा, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो
कोई इंसान डेली कर सकता है और वो अपनी सेक्स लाइफ को चेंज कर सकता है? जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास अगर 100 पेशेंट हैं तो उसमें से 80 पेशेंट्स को मैं दवाई भी नहीं देता हूँ, तो भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला टारगेट हमारा रहता है उनका डाइट चार्ट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा रहता है एक्सरसाइज, और हमारे यहाँ खुद इन हाउस, मतलब इन क्लिनिक में, इन हॉस्पिटल में हम लोग कीगल एक्सरसाइज बताते हैं। कीगल एक्सरसाइज है, फंक्शनल एक्सरसाइज है, ईडी एक्सरसाइज है। कुछ लोगों को तो फ्लैटर किक्स वगैरह बता के, कुछ लोगों को सीजर क्रंचेस बता के, बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं। अगर उतना भी इंसान कर ले, डेली रूटीन में ले आए, तो उसको कभी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मॉर्निंग वॉक करे, ब्रिस्क वॉकिंग सबसे अच्छा है। ऐसी कौन सी 4 एक्सरसाइज हैं जो एक आदमी कर सकता है और अपनी सेक्स ड्राइव को बढ़ा सकता है? देखिए, अगर बोल सकते हैं जिसमें कोई जिम ट्रेनर की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही कर सकता है वो। सुबह उठ के 2 गिलास पानी पिए, नट्स वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो लेके अपना नॉर्मल, उसमें अपन ग्रीन टी तो बोल सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी बोल सकते हैं, इसको लेके ब्रिस्क वॉकिंग के लिए निकल जाए। पहली एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉकिंग। अब आप बोलेंगे ब्रिस्क वॉकिंग क्या है? तेज़-तेज़ चलना, दौड़ना नहीं है, ना चलना है, तेज़-तेज़ चलना है, मूवमेंट करना है। और ये ब्रिस्क वॉकिंग 4 से 5 किलोमीटर की हो सकती है। दूसरी एक्सरसाइज होती है फंक्शनल एक्सरसाइज। फंक्शनल में स्किपिंग हो सकती है, आपका एब्स वाली एक्सरसाइज हो सकती है, सीजर क्रंचेस हो सकते हैं, लेग रेस हो सकता है, ये सब एक्सरसाइज। तीसरी होती है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो लेडीज के लिए, नहीं, ये सबसे ज़्यादा मेल के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द सेक ऑफ टू डिक्रीज द इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्री मैच्योर इजैकुलेशन प्रॉब्लम। प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए जो होल्डिंग टाइम होता है, स्क्वीज करने का, स्टॉप स्क्वीज, ये बहुत ही प्रचलन में है और कई सालों से मयूरासन जो बताया करते थे हमारे योगा में, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। और चौथा जो हमारा रहता है, उसमें हम कार्डियो कर सकते हैं कंटिन्यू, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है कार्डियो। क्या योगा हमको अपनी सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए करना चाहिए? योगा से आपका पॉजिटिव, बोलते हैं ना, हेल्दी हार्मोन, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। योगा से आपका स्ट्रेस कम होता है, योगा से आपकी स्लीप साइकिल अच्छी होती है, योगा से आपके अंदर जो डोपामाइन होता है अच्छा रिलीज होता है। तो योगा इज बेस्ट फॉर द सेक्सुअल। आपने देखा होगा प्राचीन काल में ना दवाइयाँ होती थी ना कुछ होता था, उसके बाद भी लोग कई पोजीशंस में सेक्स कर लेते थे, जिसको कामा सूत्र बोलते हैं, क्योंकि वो योगा का ही कमाल था, योगा और एक्सरसाइज का, जिसमें कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है। एक ऐसी बुक अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहें अपनी सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए, तो कौन सी होगी वो? सबसे अच्छा तो हमारा यूट्यूब चैनल है, वो देखें। उसमें मैंने पूरी किताबों के बारे में बताया है, और ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं है। हर चीज़ वो पेशेंट आके, और प्रैक्टिकल नॉलेज है जहाँ पे। वो किताब की बात करें तो ऐसी कोई किताब नहीं, कामा सूत्र में सब कुछ चीज़ें बताई हैं, कैसे हमें अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है, कैसे हमें अपना पोजीशंस चेंज करनी है, हर चीज़ कामा सूत्र सिद्ध है। यस। ओके, मैं कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में आपसे पूछूंगा। तो क्या साइज मैटर करता है? साइज में तो देखिए, अगर एक इंसान इतना हो कि उसकी वाइफ सेटिस्फाइड हो जाए, उतना ही। वाइग्रा से अच्छी परफॉर्मेंस आती है? गलत बात है, क्योंकि नेचुरल सेक्स कर सकता है इंसान, व्याग्रा की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा मास्टरबेट करने से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर उसको हम फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स रखें, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। कॉन्डोम्स आपका प्लेजर डिक्रीज कर देते हैं? कॉन्डम से सेंसेशन कम हो जाता है, मगर कॉन्डम इज सेफ फॉर द एसटीआई। टाइट अंडरगारमेंट्स आपके स्पर्म काउंट कम कर देता है? उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो नहीं आ पाता है, तो वहां पे थोड़ा सा डिक्रीज होने के चांसेस है। लेस स्लीप आपके सेक्स को इफेक्ट नहीं करती है? करती है, बिल्कुल करती है। 8 घंटे की स्लीप जरूरी है। अगर 8 घंटे की स्लीप होगी तभी टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, और टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होगा तभी अच्छा इरेक्शन आएगा। योगा बेस्ट है जिम से अगर आप अपनी सेक्स ड्राइव को बढ़ाना चाहते हो? योगा 100% बेस्ट है, क्योंकि प्राचीन काल से चला आ रहा है, और योगा जिम में भी योगा का ही पार्ट बताते हैं, बस तरीका अलग है। योगा इज बेस्ट। डार्क चॉकलेट आपकी फैंटेसीज को भी बढ़ाता है और आपके सेक्स ड्राइव को भी बढ़ाता है? 100% बढ़ाता है। आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, आपके अंदर एक फील गुड आता है, आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज होंगे, पॉजिटिविटी आएगी, तो सेक्स ड्राइव बढ़ेगी आपकी। बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप खतना करा लो तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। देखिए, ये तो बोलते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जबकि कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, अगर किसी की स्किन टाइट है, मैं बोलता हूँ अंदर का पार्ट सेंसिटिव है, तो वो तो स्किन को पीछे करके भी कर सकता है, मगर वो स्किन पूरी टाइट हो रही है, पूरी बंद हो रही है, तब वो ZSR या जो आपने सर्कमसीजन वर्ड सुना होगा वो करवा सकते हैं। मगर पहला तो उसको हाइजीन, वही मैंने बोला, हेल्थ एंड हाइजीन, ये पार्ट इतना सेंसिटिव है, अगर इसको हमने मसाज नहीं करा, पूरी बॉडी को हम क्लीन करते हैं, मसाज करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, क्या इसमें ऑयलिंग जरूरी है? यस और नो? यस। मगर वो कर नहीं रहा है, क्योंकि इंसान के अंदर टैबू है कि मैं टच नहीं करूंगा मेरे के साथ, क्योंकि वो क्लीन कर, बाहर से सोप लगा क्लीन करा, अंदर उसको क्लीन नहीं करा। उसको स्किन को पीछे करके रोज उसको कम से कम 2 से 5 मिनट ऑयल से और क्रीम से मसाज करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर वो इसको मसाज करता है। तो अभी आपने बोला कि आपको अपने टेस्टिस का मसाज करना चाहिए, पेनिस का मसाज करना चाहिए। यस।
तो अगर किसी को अपने पेनिस का मसाज करना है तो कौन सा ऑयल बेस्ट होता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर घरेलू हम नुस्खे बताते हैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसको बोलते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल, जी। तो यहाँ पे सब जगह अवेलेबल है। वर्जिन कोकोनट ऑयल से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये नेचुरल लुब्रिकेशन भी है, तो वहाँ पे ड्राइनेस भी नहीं आएगी, क्लीन भी रहेगा और ल्यूकवार्म वाटर से क्लीन करके कर सकते हैं। और क्रीम की बात करें तो एलोवेरा से अच्छा कुछ है ही नहीं, एल-आर्जिनाइन क्लोव ऑयल। यस, ये देखा जाता है कि प्री मैच्योर जो इजैकुलेशन होता है ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है आजकल, यस, खासकर लड़कों में। यस, यस। तो ये इसका जड़ क्या है? देखिए, अगर पेशेंट के पास प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा? मेडिकल स्टोर पे। जी, मेडिकल पे जाके डिले स्प्रे ले लेता है। जी, अब आप सोचिए डिले स्प्रे का क्या काम है? वो शून्य कर देता है उस पार्ट को, बिल्कुल, या डिले कॉन्डम लेगा। बिल्कुल। तो मगर सोच के देखिए कि वो गया था ठीक होने, बीमार होकर आ गया। कारण क्या था? वो शून्य हो गया, इरेक्शन ही चला गया। मतलब एक बीमारी को ठीक करने गया तो दूसरी बीमारी ले आया। हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट रहता है ना स्किन का, इसको ये मान लीजिए पीनस है, जी, इसकी चमड़ी को पीछे करके इसको पूरा क्लीन करना सिखाते हैं। इसको बोलते हैं मेल वॉश। ठीक तो है। मेल वॉश से क्लीन करके, ल्यूकवार्म वाटर से क्लीन करके इसको मसाज करने का तरीका। ये पार्ट अगर आपका सेंसिटिविटी को देखिए, मैं डिक्रीज करने की बात कर रहा हूँ, मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा। अगर इसको खत्म कर दिया तो सेंसेशन ही नहीं आएंगे। जब वो पेशेंट अंदर इंटरकोर्स कर रहा है, वेजाइना में संभोग कर रहा है जिसको बोलते हैं, तो उसको फील कैसे आएगा? अगर इसको पूरा सुन्न नहीं करना है, इसको डिक्रीज करना है, दोनों में फर्क है। अगर इसको हम डिक्रीज कर देंगे तो उसका सेक्स भी अच्छा होगा, इरेक्शन भी अच्छा होगा और टाइमिंग भी बढ़ेगा। यानी इसका मतलब उसको कोई व्याग्रा गोली लेने की, डेपोक्सिटिन गोली जो आजकल मार्केट में बिक रही है, कोई किसी मेडिसिन को लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तरीका है टाइमिंग बढ़ाने का। इसको भी हेल्थ एंड हाइजीन में ले सकते हैं। आपने बोला कि जो ऑयल अगर आप यूज़ करते हो Yes. और ऑयल से अगर पेनिस की मसाज करते Yes, हो तो yes. आपका टाइम बढ़ जाता है। तो ये 100%। कैसे बढ़ता है? ऑयल क्या करता है? ऑयल क्या करता है? इस पार्ट को, ब्लड सप्लाई को चालू करता है, सेंसिटिविटी को डिक्रीज करता है। क्योंकि ये पार्ट बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि सबसे पहले यही पार्ट अंदर जाता है। इसको ग्लैंस पार्ट बोलते हैं, टोपी वाला पार्ट, सुपारी वाला पार्ट। अगर वो पार्ट अंदर जाएगा तब वो सेंसेशन की वजह से सिग्नल कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो वो उसको क्या करता है? इजेकुलेट करने के लिए मजबूर कर देता है वीर्य को, क्योंकि वो तो जमा है अंदर। अगर ये पार्ट को हम डिक्रीज कर देते हैं सेंसिटिविटी को, तो 100% टाइम बढ़ जाता है। तो उसको हर दिन मसाज करना चाहिए अपने रेगुलर, पेनिस को? हर दिन। जैसे रोज नहाना जरूरी है, रोज खाना जरूरी है, रोज पीना जरूरी है, वैसे ही इसको सफाई करना, ये भी एक हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है ना, पीनस। यस, थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने सेक्स एजुकेशन डे टू डे लाइफ में जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि कैसे आपके पेशेंट्स आके क्या-क्या बताते हैं। मुझे लगता है इन सब बातों से है ना लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ पाएँगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ बताई। जैसे अभी आपने ऑयल की बात करी, क्रीम्स की बात करी, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन-सी दवाई खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, इंजेक्शंस यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वियाग्रा खाना इज़ अ मिथ, उससे कुछ होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने बर्स्ट करी है ना, ये चीज़ें आपने बताई है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड वेलकम शालिनी जी, एजुकेशन आवर ऑडियंस। थैंक यू सो मच। वेलकम।